Am I audible to all? All right. ठीक है जी. All right. दुरुस्त हो गया जी. सही हो गया. Okay जी, then I welcome you to today's British history class. मेरा नाम सुलेमान अजीम है and I am teaching British history for the past 3 years. एंड पर्सनली अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ तो मेरे ब्रिटिश हिस्ट्री में व्हेन आई अपीयर्ड आई ऑब्टेन्ड 729 मार्क्स एंड आई ऑब्टेन्ड 78 मार्क्स इन ब्रिटिश हिस्ट्री. So after that I have taught in different academies as well, and right now I'm teaching to different aspirants. So this was just a little bit of my introduction. एंड टुडे एज यू ऑल नो कि हम आज ब्रिटिश हिस्ट्री की क्लास के लिए इकट्ठा हुए हैं. दिस इज एन ओरिएंटेशन क्लास ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री जिसमें हम देखेंगे कि दरअसल ब्रिटिश हिस्ट्री क्या है. ठीक है. ब्रिटिश हिस्ट्री के पैराडाइम्स को देखेंगे. देखेंगे कि क्या ब्रिटिश हिस्ट्री ने फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स क्या अच्छा स्कोर दिया है हमें. क्या ब्रिटिश हिस्ट्री का सिलेबस बेहतर है, आसान है, छोटा है, लेंथी है, और उस सिलेबस में से भी कुछ ऐसी टर्म्स को या कुछ ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है. कहीं ऐसा एक डायलेमा तो नहीं हमारे पास बन गया कि सिलेबस देख के लग रहा है जो बड़ा लेंथी है, लेकिन ओरिजिनलिटी में जब हम पेपर को देखते हैं या 5-10 साल के पेपर्स देखते हैं तो पेपर में कोई 5-6 टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं. तो हम इन तमाम चीजों को देखेंगे. फिर देखेंगे कि क्या ऐसे पैराडाइम्स हैं या क्या ऐसे चीजें हैं जो कि हम अटेम्प्टेड क्वेश्चंस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंडल्ज कर सकते हैं, ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आए. आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, बट मैं इस चीज को हाईली अप्रिशिएट करूंगा कि आप सब मेरे साथ पार्टिसिपेट करें. क्लास में हम बातें करेंगे, विल हैव अ हेल्दी डिस्कशन कि वेदर टू आउट ब्रिटिश हिस्ट्री और नॉट. विल टॉक अबाउट सम अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. और इसमें साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स, आपका अगर कोई सवाल होता है तो सवाल का तरीकाकार ये होगा कि यू हैव टू रेज योर हैंड्स. एंड इसमें आप क्या करेंगे कि आपका जब आप हैंड रेज करेंगे आई टेक योर क्वेश्चंस एंड आई आंसर देम. ठीक है. सो इस तरीके से हम सारी चीजों को लेकर चलेंगे. एंड साथ ही साथ आज ब्रिटिश हिस्ट्री का एक फर्स्ट टॉपिक जो है उसे भी एक दफा देख लेंगे और देखेंगे कि क्या आया ये टॉपिक हमारे लिए आसान साबित होता है. अगर तो आसान साबित होता है तो देन विल डिसाइड द फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन कि हमें चीजों को किस तरीके से लेकर चलना है. ठीक है. मेरी बात सारों को समझ आ रही है अभी तक? कोई डिफिकल्टी तो नहीं लग रही? अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात यहां से स्टार्ट करूंगा कि जब भी आपने ऑप्शंस चूज करने होते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऑप्शंस चूज करने के देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज. ठीक है. ये चीज हमेशा याद रखिएगा. ब्लाइंडली हमें कभी भी ऑप्शनल्स चूज नहीं करने. इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है कि स्टूडेंट्स हमारे ऑप्शनल्स हमें नंबर दिलवाते हैं. देयर इज एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है जी सीएसएस में, और वो कहावत ये है कि आपके कंपलसरीज तो खैर आजकल बड़े अच्छे नंबर दे रहे हैं, लेकिन हमारे जमाने में ये थी कि कंपलसरी सिर्फ पास करवाते हैं और ऑप्शनल्स हमारी एलोकेशन लेकर आते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसी अगर हम पैराडाइम को देखें तो ऑप्शनल्स हमें वो चूज करने चाहिए जो कि हमें अच्छे और बेहतरीन नंबर दे सकें. मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं सारे? मुझे साथ साथ बताते जाइएगा. एंड इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमें अगर एक बेहतरीन ग्रुप में एलोकेशन लेनी है, और अगर आप पंजाब से भी हैं या अगर वैसे जेनेरिक भी अगर हम बात करें तो आपके 700 प्लस या 720 प्लस अगर हो जाते हैं तो वो तो बड़ी बेहतरीन बात है. अब इसका मतलब ये है कि हमें ब्रिटिश हिस्ट्री या हमें अपने जितने भी ऑप्शनल्स हैं उन्हें जरा सोच समझ के चूज करना पड़ेगा ताकि हम गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की जानिब जा सकें. इसमें जब भी आप ऑप्शंस चूज करें तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है ना वो ये कि आपने देखना है कि क्या ऑप्शनल जो मैं चूज कर रहा हूं या मैं जो ऑप्शनल चूज कर रही हूं, क्या वो 3-4 साल से हिट तो नहीं हो रहा, क्या उसके नंबर कम तो नहीं आ रहे, क्या कोई ऐसा माजरा तो नहीं हमें देखने को मिल रहा. क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट हिट हो रहा है तो स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना कभी भी एक सूटेबल अप्रोच नहीं रहती. अब मैं आपको बताता हूं एक सब्जेक्ट हिट कैसे होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं और मैंने जी एक सब्जेक्ट रख लिया, मैंने जी ए सब्जेक्ट रख लिया. ठीक है. अब उसमें बच्चे काफी ज्यादा आ रहे हैं. ठीक है. सब्जेक्ट बड़े भले इजी है. जैसे फॉर एग्जांपल जी यूएस हिस्ट्री की हम बात करते हैं
तो यूएस हिस्ट्री और इंडो पाक हिस्ट्री स्टूडेंट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बच्चे बड़े इजी थे, ठीक है। यूएस इंडो पाक तो चले लेंथी था, लेकिन यूएस बड़ा छोटा सा सब्जेक्ट था, बड़े बच्चे ऑप्ट करते थे, बड़े मजे मजे बच्चे करते थे, एंजॉय करते थे उस सब्जेक्ट को। बट मसला ये हुआ कि जब हमारे यूएस हिस्ट्री में बच्चों की सैचुरेशन बढ़ गई, मैं आपको बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट बताने वाला हूं। जैसे ही यूएस हिस्ट्री में स्टूडेंट्स बच्चों की सैचुरेशन इंक्रीज हो गई, बच्चे ज्यादा आना शुरू हो गए, कोई 5-5 हजार बच्चे इसे ऑप्ट करना शुरू हो गए। अब एग्जामिनर ने इस सब्जेक्ट को सोचा कि डिस्करेज किया जाए और इस सब्जेक्ट को किया हिट। अब हिट कैसे होता है मैं आपको वो बताता हूं। जब आपका पेपर, फॉर एग्जांपल मैं हूं और मैंने इस यूएस हिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट किया है, मैंने बड़ा बेहतरीन अटेम्प्ट किया, बड़ी अच्छी तैयारी की, मेरे आ गए जी 80 मार्क्स, ठीक है। और एक कैंडिडेट था उसके आगे जी फॉर एग्जाम्पल 50 मार्क्स, लेट्स जस्ट से, ठीक है। अब जब हमारे फाइनल मार्क्स बनेंगे ना, तो एग्जामिनर देखेगा अच्छा जी यूएस हिस्ट्री को हिट करना है और यूएस हिस्ट्री में ज्यादा बच्चे हैं। अब जितने बच्चों ने भी यूएस हिस्ट्री की है उनमें से -40 का उनके ऊपर रूल अप्लाई कर दो, -30 का रूल अप्लाई कर दो, -20, जितने का भी उसका दिल करे। अब देखिए मेरे अगर 80 मार्क्स बन रहे थे तो -40 हो गए, मेरे कितने बनेंगे मुझे बताइएगा सर सारे। चल मैं अभी बाड़ी, मेरे -40 जब मेरे 80 हो गए, मैंने तो बड़ा अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया, लेकिन जब मेरे -40 हो गए तो मेरे ऑटोमेटिकली मार्क्स कम हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ आ रही है। अब जिस बेचारे ने रखे जिसके 40-50 मुश्किल से आए थे, अब उसके ऊपर भी -40 का रूल अप्लाई करेंगे, वो तो फेल हो जाएगा। और हमें 2022 में इवन पाकिस्तान अफेयर्स में भी देखने को मिला। आपको याद है 2022 में बड़े बच्चों ने पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर किया, जिसमें बच्चे कहते हैं कि सर हमारे 15-15 तो नंबर ही सिर्फ एमसीक्यू से बन रहे थे, लेकिन उन बच्चों के मार्क्स कितने आए, उन बच्चों के मार्क्स आए टोटल पाकिस्तान अफेयर्स में 8। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि सब्जेक्ट हिट हो रहा था। तो स्टूडेंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि हिट हो रहा है, ये जो 3 से 4 साल से नंबर कम दे रहा है, उस सब्जेक्ट को चूज करना इज नॉट अ सूटेबल अप्रोच। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट। आपने सिंपल क्या करना है कि 3-4 साल की डीएमसीज निकाल के बच्चों के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि अच्छे नंबर नहीं दे रहा, हमने उसके साथ नहीं जाना और ये चीज सोचना कि हम मेहनत करके उसे कवर कर लेंगे। अब ऑटोमेटिकली जब एग्जामिनर ही हमारे मार्क्स को कट कर रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम भले फिलोसफर भी बन जाएंगे, नंबर तो उसने काट नहीं काटने हैं, 80 वाले के भी वो काट के 40 कर देगा, 20 करेगा काटेगा तो 60 हो जाएंगे नंबर, अल्टीमेटली मार्क्स तो अफेक्ट होंगे। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, साथ ही साथ जब आपने सब्जेक्ट को देखना है तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्कोरिंग ट्रेंड। तो क्या क्या आपने करना है कि स्टूडेंट्स आप कोई भी, जैसे ब्रिटिश हिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, अगर आप इसे देखें तो 3 से 4 सालों में ये बड़े अच्छे नंबर दे रहा है। मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 82, 83, 85 मार्क्स भी आए हुए हैं ब्रिटिश हिस्ट्री में। ऐसे बच्चे हैं 72, 70+ एक एवरेज है, ठीक है। तो 70+ इसमें हमेशा ही बच्चों को ये स्कोर दे देता है अगर हम इसकी स्ट्रेटेजिकली और अच्छी तैयारी करते हैं। सो ये एक जो हमारे पास एक लिटमस टेस्ट होता है, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स जो दूसरा क्राइटेरिया मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं, मेरी बात यहां तक समझ आ रही है जी सबको? इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट यू कैन राइट यस सर, ताकि मुझे पता चल जाए कि जी क्लास हमारी एंगेजिंग है और एंगेजमेंट हो रही है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स इसमें ये होता है कि अब दूसरा क्राइटेरिया हमेशा जब हम एक सब्जेक्ट चूज करते हैं तो दूसरा क्राइटेरिया हमें क्या देखना होता है, वो ये देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस बड़ा इन डेप्थ है, सब्जेक्ट बड़ा इन डेप्थ है। अक्सर ऐसा होता है स्टूडेंट्स के, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने उसके साथ ऐसा हुआ कि उसने ना सोशियोलॉजी की तैयारी की, अब सोशियोलॉजी अच्छे मार्क्स नहीं देता। अच्छा, अब स्टूडेंट्स उसने ना सोशियोलॉजी की तैयारी की एंड पेपर्स में रह गए थे 10 दिन, ठीक है। एंड वो अपीयर हुआ एंड उसने सोशियोलॉजी की तैयारी करके उसने कहा जी चलें जी सर पास पेपर देखते हैं। अपनी तरफ से उसने सारा सिलेबस कर लिया, बट मसला क्या आया कि जब उसने पेपर पास पेपर्स देखे तो उसे लगा कि उसका तो एक क्वेश्चन भी नहीं प्रॉपर्ली हो रहा। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत दफा अपनी तरफ से सिलेबस की बड़ी बेहतरीन तैयारी करके जाते हैं, लेकिन जब पेपर के क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें वो समझ ही नहीं आते, या क्वेश्चंस इतने डेप्थ वाले होते हैं, इतने डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं, या इतनी हमारी क्रिटिकल डिमांड या क्रिटिकल एनालिसिस को या हमारी कोग्निटिव स्किल्स को डिमांड कर रहे होते हैं कि हर बच्चा वो पूरी नहीं कर पाता। तो अल्टीमेटली ऐसा सिलेबस या ऐसा क्वेश्चन या ऐसा पेपर जो कि बड़ा इन डेप्थ पेपर है, आप खुद इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, हर किसी की बस की बात नहीं है कि उसे वो कवर कर सके। सो हमने अपने लिए आसानी पैदा करनी है। हम इसे इस तरीके से स्टूडेंट्स डील कर सकते हैं कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करें जो कि सीधा सीधा सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, सीधे सीधे बंदा जवाब लिखा है, बात ही खत्म, अच्छे नंबर वो दे देगा। तो इस सिनेरियो में स्टूडेंट्स ब्रिटिश हिस्ट्री को भी अगर हम इन्हीं तमाम पैराडाइम्स पर टेस्ट करें तो ब्रिटिश हिस्ट्री कंपैरेटिवली हमें एक बड़ा आसान सिलेबस लगता है और टॉपिक इसके सारा सब्जेक्ट लगता है। अब इसके अगर आप सिलेबस की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसके सिलेबस को अगर आप देखेंगे ना तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सिलेबस ब्रिटिश हिस्ट्री का, एनवायरमेंटल साइंस का बहुत लेंथी लगता है, हमें देख के लगता है
कि ओए हो जी बड़ा लंबा सिलेबस है एंड इट इज गोइंग टू गिव अस अ वेरी हार्ड टाइम, बट इनफैक्ट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, आप सिलेबस को देखें, जरूर देखें, लेकिन साथ ही साथ 5 से 10 साल के पेपर्स देखें, बिकॉज वी आर इन 2025 एंड यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026। तो आपने क्या करना है, एटलीस्ट 2019 से ऑनवर्ड्स पेपर जरूर देखिए। और देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि हम एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं वो पिछले 10 सालों में आ ही नहीं रहा, तो उसे हमें प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एग्जामिनर उस टॉपिक को नहीं हिट करेगा। क्यों ना हम उन टॉपिक्स पर ज्यादा पहले अपनी, यानी पहले उन टॉपिक्स पर अपनी ज्यादा ग्रिप बनाएं जो कि रिकरिंग टॉपिक्स हैं, जो कि हॉट टॉपिक्स हैं, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो ब्रिटिश हिस्ट्री का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो इट प्रेजेंट्स टोटली अनदर स्टोरी, कि अब देख के लगता है कि ओए सर जी के तो बड़ा लेंथी सिलेबस है, पता नहीं क्या कर देगा। बट आपके लिए मैंने एक पास्ट पेपर एनालिसिस भी तैयार किया है, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को भी कंपाइल किया है, एंड ये मैंने आपके लिए एक सिलेबस तैयार किया है जिसमें अगर आप देखते हैं तो स्टूडेंट्स आपका ब्रिटिश हिस्ट्री स्टार्ट होता है जी 1688 से, ग्लोरियस रेवोल्यूशन से। ऑब्वियसली आपने इसका नाम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुना होगा। सो ग्लोरियस रेवोल्यूशन, उसके बाद हैनोवेरियन सक्सेशन, और उसके बाद आपके पास यूनियन ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड आता है। ये टॉपिक्स को जरा देखते जाइएगा ध्यान से, ठीक है। फिर है जी यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड आता है, ये जी एक्ट ऑफ यूनियन था, ये 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन था, और आयरलैंड 1801 में आपके साथ जाकर मिलता है। अच्छा, आप में से किसी ने पॉलिटिकल साइंस रखी है, मुझे जरा बताइएगा। पॉलिटिकल साइंस में, या पॉलिटिकल साइंस अगर आपने पढ़ी है, स्पेशली पोल साइंस पेपर 2, तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये सारे टॉपिक्स आपकी पोल साइंस पेपर 2 में बहुत हेल्प करते हैं। आपको पता है पोल साइंस पेपर 2 में, ठीक है, आपके पास सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है जी कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूके। आपको याद होगा, जिसने पढ़ा है उसे इस चीज का आइडिया होगा, ये अगर आपने सिलेबस देखा है। अच्छा, उसमें हम यही देखते हैं किंग के पास पावर नहीं है, किंग टिटुलियर हेड है, और पार्लियामेंट के पास भी बड़ी पावर है, ऐसा ही है, प्राइम मिनिस्टर के पास बड़ी पावर है, और ये सारे सिस्टम हम देखते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन। अब वो कहां से हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन है, वो यहां से आए सारे। ये ऐसे फिनोमिनास थे, ये ऐसे इवेंट्स थे जिन्होंने आज के ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को और कॉन्स्टिट्यूशन को और सारे के सारे सिस्टम को स्टूडेंट्स शेप अप किया है। तो स्टूडेंट्स ये सारे इवेंट्स जो है ना आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प मिलेंगे। अब देखिए, ये ब्रिटिश हिस्ट्री बहुतों को लगता है ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा आइसोलेटेड है, दूसरे सब्जेक्ट में इसका हमें कोई रोल नहीं मिलता, लेकिन ये गलत है। ब्रिटिश हिस्ट्री अगर आप हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ब्रिटिश हिस्ट्री का बहुत और चीजों में भी रोल है, आपको पता है। जैसे ये सारा का सारा आपका पॉलिटिकल साइंस का आ जाएगा टॉपिक, ठीक है। उसके बाद जी यहां पर आप देखिए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का किस किसने नाम सुना है? एनीबडी? अगर किसी ने सुना है तो यू कैन रेज योर हैंड्स, यू कैन टेल मी। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन सीएसएस में सबको पता है, 1789 में जो हुआ, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फिर जी आपने कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन सुना होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन। अच्छा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, आपको पता है अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस रखते हैं तो ये इसमें भी है। हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट में किस तरीके से पोल्यूशन स्टार्ट हुई, वो सारा का सारा यहां से हम देखते हैं। आपको पता है कि हम करंट अफेयर्स में जब देखते हैं कि हमारी पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज कहां से आ रही है, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो वो यहां से आएगा सारा। आपको पता है जेंडर स्टडीज में भी ये है, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आई तो स्टूडेंट्स उस टाइम पर बेसिकली पता है क्या होता है कि आपके पास जेंडर एम्पावरमेंट प्रमोट होना शुरू होती है। देखेंगे जेंडर स्टडीज के साथ भी टू सम एक्सटेंट, मेजर नहीं लेकिन टू सम एक्सटेंट माइनर हिट करता है। तो ये देखिए, ये सारे वो पॉलिसीज हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर लिबरलिज्म को हम देखेंगे। आपको पता है कि सीएसएस में ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिबरलिज्म। कॉलोनाइजेशन जी, उसके बाद यहां पर 2 से 3 मूवमेंट्स हैं। सबसे पहले एक है जी ये रिलीजियस मूवमेंट है, चार्टिस्ट मूवमेंट, ठीक है, मेथोडिस्ट मूवमेंट, आई एम सॉरी। एंड द नेक्स्ट वन जो है आपके पास एक रिलीजियस मूवमेंट है, इसका नाम है जी सोशल मूवमेंट है, इसका नाम है चार्टिस्ट मूवमेंट। ये दोनों मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये पिछले 3 से 4 साल के पास पेपर्स आप उठाकर देखेंगे तो ये रिपीट हो रही हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, आप सबने मुझे इसका आंसर देना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये चार्टिस्ट मूवमेंट और मेथोडिस्ट मूवमेंट अगर 3 से 4 साल पिछले रिपीट हो रहे हैं, तो क्या अगर हम ब्रिटिश हिस्ट्री ऑप्ट करते हैं तो क्या हमें इस पर फोकस करना जरूरी है फॉर 2026? यानी क्या हमें इसे प्रिपेयर करना जरूरी होगा कंसिडरिंग द फैक्ट ये 3 4 साल रिपीटेडली आ रहा है? मुझे बताइएगा, लेट मी नो स्टूडेंट्स। वेरी गुड जी, बिल्कुल, डेफिनेटली। यहां तक मेरी बात सबको समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं लग रहा कोई पॉइंट? वेरी गुड जी, बिल्कुल।
अच्छा, ये बड़ा आसान चीज हो जाएगी बिल्कुल। अब ये ऐसे टॉपिक है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, एंड वी विल प्रिपेयर एंड वी विल पे स्पेशल अटेंशन ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट अप है जी आपके पास, यहाँ पर आ जाएंगे जी कुछ पर्सनालिटीज। सबसे पहले आपके पास आएगी जी रॉबर्ट पील, ठीक है। रॉबर्ट पील के बाद हम देखेंगे जी विक्टोरियन एरा, क्वीन विक्टोरिया का। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये सारे एरा को जब आप पढ़ेंगे ना, स्पेशली ये वाला एरा हो गया और ये वाला सारा एरा हो गया, आपको पता है यही सारा वो एरा था जब आपके पास बरसगीर में इंडिया और पाकिस्तान जब यूनाइटेड थे, इन इंडिया, इन यूनाइटेड इंडिया, तो आपके सारे यहाँ पर इंपीरियलिज्म और ये सारा कुछ हो रहा था। सो ये सारी पॉलिसीज हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भी, ठीक है। सो ये भी यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अप है जी एडवर्डियन एरा। एडवर्डियन एरा में हमने सिर्फ और सिर्फ लेबर पार्टी के बारे में देखना, दैट्स इट। ये एडवर्डियन एरा भी हमें यहाँ पर नहीं देखना, सो इसे भी हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ इंटरनल रिफॉर्म्स देखने हैं, फॉरेन पॉलिसी लिबरल्स को नहीं हमने देखना, फॉरेन पॉलिसी देखनी है, डिसरायली और ग्लैडस्टोन देखने हैं, बट्स ये आयरलैंड वगैरह भी नहीं हमने देखना, ये भी नहीं हमने देखना। तो यहां पर भी देखिए लिखा बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने करने सिर्फ दो चीजें यहां पर। अब यहां पर भी देखिए लिखी दो है, लेकिन करनी है क्या, क्योंकि आ ही ये रही है, ठीक है। पिछले आप 2016 से 10-11 साल के पास पेपर्स को उठाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट अप है जी आपके पास वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन आपको पता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि हम सीएसएस में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास होता है जी ब्रिटिश हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। अब ब्रिटिश हिस्ट्री का अगर आप पेपर देखें ना, दिस इज द पेपर, एंड ब्रिटिश हिस्ट्री के दो सेक्शंस हैं। आपको सेक्शन ए में से दो सवाल करने होते हैं एंड सेक्शन बी में से आपको दो सवाल करने होते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें ना, तो ब्रिटिश हिस्ट्री का सेक्शन वन खत्म होता है एंड यहां पर आपको सिर्फ दो सवाल करने हैं। लेकिन मैं आपको इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे कि आपको सिर्फ दो नहीं, एटलीस्ट आपको तीन सवाल, या अगर मैक्सिमम बहुत ही पीक लेवल की तैयारी चलेगी तो चार के चार ही सवाल आते हैं। सो वी विल प्रिपेयर लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट अब जी आपके पास पार्ट टू स्टार्ट होता है। पार्ट टू में स्टूडेंट्स आपका जो स्टार्टिंग होती है वो होती है जी वर्ल्ड वॉर टू से। अब आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर टू एक ऐसा सिनेरियो था, एक ऐसा इवेंट था जिसमें ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन आया, ठीक है, जिसमें आपकी कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई। और आपको पता है कोल्ड वॉर भी हम यहां पर पढ़ेंगे, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान अफेयर्स, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स एज वेल। सो ये भी हम सारा देखेंगे। अच्छा, इसमें भी हमने ज्यादा डिटेल चीजें नहीं देखनी, नेटो को नहीं हमने देखना, क्रिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ हमने देखना है, बस जी दैट्स इट। सिर्फ हमने ये से देखना है। और वर्ल्ड वॉर वन में भी कॉजेज एंड इवेंट्स को देखना है, यूएन के बारे में देखना है, इफेक्ट्स ऑफ वॉर के बारे में देखना है, बस जी। बाकी और कोई चीज को नहीं हमने देखना। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो नेक्स्ट आ जाएगा जी आपके पास थैचरिज्म, ठीक है। सो मार्गरेट थैचर आपके पास आ जाएंगे। अब ये आपके पास स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक है, दैट्स इट, ठीक है। थैचरिज्म में आप क्या करेंगे, दो से तीन आपके टॉपिक्स हैं, जिसमें फाल्कलैंड वॉर आएगा, ठीक है, फाल्कलैंड वॉर आएगा, दैट्स इट, ठीक है। फाल्कलैंड वॉर के बाद आपके पास जॉन मेजर, इन्हीं का एक यानी एक पर्सनालिटी है, इन्हें हमने देखना है। जॉन मेजर के बाद हमने टोनी ब्लेयर देखना है, टोनी ब्लेयर के बाद हमने फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के देखने हैं, और जेम्स कैमरॉन, बस जी। सो यहां पर हमारा जो सारा का सारा ब्रिटिश हिस्ट्री का सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली जी। अब इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप देखें तो वी कैन सिर्फ इस चीज पर अगर हम देखें तो ये इतने माइनर टॉपिक्स हैं, इतने इजी टॉपिक्स हैं, और इतने सीधे सीधे टॉपिक्स आते हैं। क्वालिटेटिवली अगर देखें तो टॉपिक्स इतने सीधे सीधे से आते हैं, पास पेपर्स को भी मैं आपको भी दिखाऊंगा कि हम इजीली इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिवली अगर देखें तो क्वांटिटेटिवली भी आपके सामने मैंने रख दिए कि कितने से टॉपिक्स हैं। नहीं नहीं, ये वैस नहीं है, ठीक है। और ब्रिटिश हिस्ट्री का मैं आपको एक और पॉइंट, आपको एक एज बताता हूं, ठीक है। मुझे ये फील होता था, अनम पूछ रहे हैं सर क्या हम सिलेक्टिव स्टडी करेंगे या होल सिलेबस को देखेंगे। अच्छा, हम क्या करेंगे कि अनम सबसे पहले बेटा हमने इसमें पता क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिपीटेड टॉपिक्स है ना उन्हें एक दफा हम उनकी लिस्ट बना लेंगे। उसके बाद हमने पूरे सिलेबस की ही स्टडी करनी है, हम कभी भी सिलेक्टिव स्टडी के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनकी रिपीटेड टॉपिक से जब हम लिस्ट बना लेंगे ना, तो हमें एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि जब हम एक प्रॉपर टॉपिक वाइज या सिलेबस वाइज स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा अच्छा जी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चलो इसके ऊपर जरा ज्यादा डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, ये नहीं आता होता, चलो इसे पढ़ लेते हैं, अगर इससे मिलती जुलती कोई चीज आ गई तो हम इसे कर लेंगे, ठीक है। ताकि अगर कोई आउट ऑफ द सिलेबस भी चीज आती है, यू ऑल नो कि सीएसएस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो बिकॉज सीएसएस इज अनप्रेडिक्टेबल तो आ तो कहीं से भी सकता है। तो हमें स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं देखना कि हमें सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करनी है, हमें पूरे सिलेबस की स्टडी करनी है, लेकिन वो स्ट्रेटेजिकली अकलमंदाना तरीके से हम करेंगे कि जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उन पर हम ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे, ताकि अगर तो वो आते हैं जैसा कि वो आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स उन पर तगड़े तरीके से तैयारी हमारी हुई हो। हैंड रिटन नोट्स इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, वन लाइनर्स आपको जो पेपर से पहले बनाए होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ मेरी कोशिश ये होगी, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ, प्रीवियस बैचेस के भी साथ करता हूं, आपके साथ हर महीने मेरे 1 या 2 दिन का क्रैश कोर्स रखा जाएगा, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को एक दफा रिपीट करेंगे,
ठीक है, ताकि आप भूले ना, पेपर तक आप हमारे साथ होंगे। सो आप इस चीज को भूले ना, आप कोई टॉपिक को भूले ना, या अगर भूला है तो आपको याद हो जाए, तो आपको वो रिपीटेड हो जाएगी, चीजें आपकी जो है ना आप गो थ्रू करते रहे। सो इस तरीके से मैं आपको साथ लेकर चलूंगा। यहां तक जी सबको क्लियर है? सिलेबस के बारे में कोई सवाल अगर आपका है, सिलेबस क्वांटिटेटिवली हमने देखा तो बड़े बेहतरीन है, ठीक है। सर, डू वी हैव टू स्टडी और प्रिपेयर टॉपिक्स इन डेप्थ? यूएस हिस्ट्री भी स्कोरिंग है ना, थोड़ा गाइड कर दीजिए। सुंबल पुत्र, यूएस हिस्ट्री स्कोरिंग नहीं है। यूएस हिस्ट्री मेरे पर्सनली बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि CSS 24 में भी अपीयर हुए, एंड आई टोल्ड देम कि पुत्र ब्रिटिश हिस्ट्री रख लें, यूएस हिस्ट्री ना रखिए, ठीक है। आई गेट बैक टू यू, ठीक है। बट ब्रिटिश हिस्ट्री उन्होंने रखा, यूएस हिस्ट्री उन्होंने रखा, एसए में भी पास थे, 600+ उनके मार्क्स थे। लेकिन पता है किस में उड़े हुए थे? 32 नंबर लेके, 26 नंबर लेके यूएस हिस्ट्री में। यूएस हिस्ट्री पुत्र स्कोर नहीं दे रहा। आई विल टेक यू क्वेश्चंस एट द एंड। पहले ही मैं जरा आपको ये चीजें समझा दूं, या टॉपिक्स के इन डेप्थ बता दूं कि टॉपिक्स किस तरीके से आते होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें ना तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये सिलेबस भी सारा का सारा ओवरव्यू रख दिया है। अभी देखिए आपके जैसे सबसे पहले टॉपिक है ना, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखिए 2019 में भी आ रहा है, 21 में भी आ रहा है, ठीक है, 22 में भी आ रहा है, 23 में भी आ रहा है। यहां पर आप देखिए तो मैंने आपके लिए आसानी इस तरीके से भी कर दी है कि जितने भी आपके टॉपिक्स आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे मैंने ईयरली भी बता दिए हैं, ठीक है, कि किस किस साल में आए हुए हैं 2019 से ऑनवर्ड्स, ठीक है। और मैंने क्या किया है कि आपको क्वेश्चंस भी बता दिए हैं कि आपको वो भी ना ढूंढने पड़े। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ग्लोरियस रेवोल्यूशन कॉन्स्टेंटली 4 दफा आया हुआ है। हैनोवेरियन सक्सेशन देखें, उसके बाद एक इवेंट है, ये भी आपके पास 3 दफा आया हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप में से किसी ने सवाल किया था सर सिलेक्टिव करना है कि सारा करना है? अब यहां पर देखिए हैनोवेरियन सक्सेशन में दो आपके टॉपिक्स है, रॉबर्ट वालपोल और विग ओलिगार्की। अब ये आए हुए नहीं है, इसलिए हम इन्हें प्रिपेयर तो करेंगे, लेकिन बहुत डिटेल में इतना प्रिपेयर नहीं हम करेंगे, ठीक है। फिर जी आपके पास यूनियन ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड आता है, 2 दफा आया है, विल प्रिपेयर दैट एज वेल। वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन लेटेस्ट 2025 में ही आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2026 में भी आने के इसके चांसेस हैं, तो हम इसे डिटेल तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आप देखें तो ये 20 नंबर का आया हुआ है, 2025 में 10 नंबर का आ गया, तो इसका मतलब है कि ये बड़े डाइवर्सिफाइड तरीके से है। तो हम इसे, अब देखिए ना, पहले 20 नंबर का अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब है डिटेल मांगी गई है, लेकिन अब अगर ये 10 नंबर का आ रहा है तो इसका मतलब है ओवरव्यू मांगा गया है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम डिटेल में भी इसे तैयार करेंगे और ओवरव्यू भी तैयार करेंगे, ताकि अगर कहीं से भी 20 नंबर का आ जाए, 10 नंबर का आ जाए, हम प्रिपेयर्ड। मेरी बात सबको समझ आ रही है? लेट मी नो स्टूडेंट्स, आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? कोई सवाल यहां तक अगर आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बल्कि आप अपने क्वेश्चंस एंड तक ना सेव करके रखिए। अब अपने क्वेश्चन सेव करके रखिए। अगर बस IR में हो तो कौन सा रखना चाहिए? हिस्ट्री। हिस्ट्री आई विल गो विद ब्रिटिश एज वेल। परफेक्ट। ब्रिटिश हिस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट, अगर मैं आपको कहता हूँ तो, ठीक है। मैं आपको अपनी भी इसमें एंड पे एक स्टोरी बताऊंगा ब्रिटिश हिस्ट्री की, दैट आई पर्सनली मैं बड़ा इंस्पायर बच्चों को करता हूँ और मैं भी उससे होता हूँ। एक्ट ऑफ यूनियन देखें तो 2025 में आया हुआ है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 2016 में आया हुआ है, 19 में आया हुआ है, 20 में आया हुआ है, 25 में आया हुआ है, तो हम ये भी प्रिपेयर करेंगे। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर, अब ये देखें, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि 1 2 3 4 5 6 और 7 दफा आया हुआ है। अब खुद इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, यहां से हमें पता चलता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। देखते हैं, चलिए हम गए जी, इसके सवाल निकालते हैं। अब सवाल में देखते हैं कि क्या इसके सवाल डेप्थ में आते होते हैं कि हमें इजी इजी से आ जाते होते हैं, ये भी देख लेते हैं, आइए, ठीक है। अब जैसे देखिए तो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के क्वेश्चंस हैं, आइए जी। अब यहां पर देखिए कैसे सवाल आया हुआ है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट लेड टू द रेवोल्यूशन, बस जी। और सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आपने क्या करने हैं कि इसके इंपैक्ट्स बताने हैं। अब देखिए सिंपल है, इन शॉर्ट क्या पूछा गया है कि आपने कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन बताने हैं और कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन के बाद इसके इंपैक्ट बताने हैं, बात ही खत्म। अब देखिए यहां से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन अगर रिपीटेड है तो इसका यह मतलब नहीं है कि बहुत इन डेप्थ होगा, ठीक है। क्वेश्चन गो के रिपीटेड है लेकिन सीधा सीधा सवाल आ रहा है, तो जब इस तरीके से हम इसे कवर करते हैं तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड दैट बिकम्स वेरी हेल्पफुल एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट है जी, पुत्र आप सारे अपने क्वेश्चन सेव करके रखिए, आई आंसर देम इन द एंड, ठीक है। मैं पहले ये चीज एक दफा कंप्लीट कर दूं, आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दे दूं, एंड देन विल टेक द क्वेश्चंस एट द एंड, ऑलराइट। तो यहां पर देखिए जी, ब्रिटिश हिस्ट्री में हमारे पास इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन रिप्रेजेंट्स अनदर स्टोरी दैट इट इज इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट पील, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आयरिश प्रॉब्लम ये एक दफा 2024 में आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स विक्टोरियन एरा, यहां पर अब देखिए विक्टोरियन एरा एक दफा भी नहीं आया,
पाल्मस्टॉन एक दफा भी नहीं आया। ये कुछ पर्सनालिटीज हैं। ग्लैडस्टोन एक दफा आया हुआ है, 2 दफा आया हुआ है, बस उसके बाद नहीं आ रहा, करंटली नहीं आ रहा पिछले 12 सालों से। डिसरायली 2016 में आया हुआ है, 10 साल से नहीं आ रहा हुआ। चर्चिल 2021-22 में आया हुआ है, उसके बाद नहीं आ रहा। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये चीज हमें पता चल गई कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इन्हें पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे जरूर, बिकॉज एमसीक्यूज भी तो आ सकते हैं इसमें से। मेरी बात समझ आ रही है ना? आपका क्वेश्चन भी तो आ सकता है, तो हम इसे प्रिपेयर जरूर करेंगे, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि इसे प्रिपेयर नहीं करेंगे, वी विल प्रिपेयर देम, बट इसमें क्या होगा कि हम जरा इन पर एम्फेसाइज कम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास सेकंड पार्ट आ जाता है जी, वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू। देखिए जी, 16 में आया हुआ है, उसके बाद 21 में आया हुआ है, 23 में 2 दफा आया हुआ है। देखें, वर्ल्ड वॉर वन पर भी सवाल आया हुआ है, वर्ल्ड वॉर टू पर भी आया हुआ है। अब देखें, जो 23 वाले मेरे बच्चे थे, उन्होंने 80 मार्क्स सिक्योर किए, ठीक है। तो क्यों किए? बिकॉज आप खुद देख सकते हैं, 2024 में आया, ठीक है, 2023 के स्पेशल में आया, स्पेशल सीएसएस में आया, और 2024 में भी आया हुआ, ठीक है। उसके बाद जी आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी, जिसमें लीग ऑफ नेशन है जी, ये एक दफा आया हुआ है बस। और पता लीग ऑफ नेशन, अब लीग ऑफ नेशन से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर जी लीग ऑफ नेशन बड़ा मुश्किल आ सकता है। अब देखिए कि जरा लीग ऑफ नेशन कैसे आता है, ठीक है। लीग ऑफ नेशन स्टूडेंट्स ऐसे आता है कि लीग ऑफ नेशन के आपने फेलियर बताने हैं, दैट्स इट, ठीक है। यहां पर आप देखिए, तो लीग ऑफ नेशन के सिर्फ और सिर्फ आपने फेलियर्स को बताना है, दैट्स इट। सो ये बड़ा इजी हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। सो वर्ल्ड वॉर वन को भी अगर आप देखें तो भले ही इतनी दफा रिपीट हुआ है, सिंपल है जी, वर्ल्ड वॉर वन के कॉज बताएं, इफेक्ट बताएं, सोल्यूशन बताएं, बात खत्म जी, ये देखें, ठीक है। सो रैंडमली वी कैन पिक द क्वेश्चंस एंड यू कैन सी। अच्छा जी, यहाँ पर लीग ऑफ नेशन देखिए, तो लीग ऑफ नेशन कैसे आया हुआ है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट द लीग ऑफ नेशंस, एक्सप्लेन द वर्क्स ऑफ लीग, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फेलियर, बात खत्म जी। कि लीग ऑफ नेशन ने क्या क्या काम किए वो बताने, और इसके कोई नहीं यहां पर हमसे मांगा गया जी इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, और लेटेस्ट आए हुए हैं, ये देखें 2024 में भी आप देखें तो वर्ल्ड वॉर टू का कैसे आया हुआ है, हाउ डिड वर्ल्ड वॉर वन एंड कोल्ड वॉर गिव इम्पीटस टू द डीकोलोनाइजेशन, बात खत्म, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। सो आसान सवाल इसमें आते होते हैं। कोल्ड वॉर पर देखें आया हुआ है, मिडल ईस्टर्न क्राइसिस हम एक देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमनवेल्थ देखेंगे, लेबर पार्टी है, थैचरिज्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखें जी कोई 7-8 दफा ये भी आया हुआ है, जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर, ये सारे इस तरीके से आप टॉपिक्स देखें तो ये सारे मैंने टॉपिक्स आपके लिए सम अप कर दिए हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम अच्छे तरीके से चीजों को प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ रहा है? इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट यू कैन राइट यस सर, I'm not taking any questions right now. I'll take the questions at the end. ठीक है, so आप अपने questions लिख सकते हैं, and at the end मैं उन्हें highlight कर दूंगा। हाँ, आप में से कोई एक स्टूडेंट कह रहा है कि सुंबल कह रही हैं जो क्वेश्चन नहीं आया होता पास में भी, अब नेक्स्ट आप मुझे डायरेक्टली मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन टेल मी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, जो क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ये जो नहीं आ रहा, हम उस पर फोकस कम रखेंगे और उसके चांसेस भी नहीं आने के, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर सिलेबस ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन है। एंड टॉपिक्स कंसिडरिंग अगर आप देख सकते हैं तो 15 से 16 टॉपिक्स में आपका सारा का सारा टॉपिक्स जो है कवर हो जाएगा। 12th प्लस इसमें आपकी स्टूडेंट्स क्लासेस होंगी मेरे साथ, जिसमें ये होगा कि आपके साथ एक और चीज मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ करता हूँ, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें स्टूडेंट्स हम इस तरीके से करेंगे कि आपको जब टॉपिक्स में पढ़ा दूंगा, ठीक है, जब आपका मुझे पता चल जाएगा कि आप एक अच्छे ग्रिप बना चुके हैं ब्रिटिश हिस्ट्री पर, फिर आपके साथ मेरी ड्रिल्स होंगी। जैसा कि ये देखें तो ये हमारे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बड़े अच्छे स्कोर और क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट किए हैं, एंड दे हैव अटेन्ड वेरी गुड स्कोर, ठीक है। सो ये लेटेस्ट अभी मेरे बैच के बच्चे हैं जिन्होंने 14-14 भी नंबर। अच्छा, ब्रिटिश हिस्ट्री का ये भी आपके पास एज होता है कि जहां पर आपके पास इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स 12 या 13 आपके पास एवरेज आता है, यहाँ पर 14-14 एंड इवन 15 नंबर भी आ जाते होते हैं, ठीक है। सो एक ये भी हमारे पास है जो होता है कि हमारे यहाँ पर ज्यादा मार्क्स हम सिक्योर कर सकते हैं। और दूसरी चीज अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और देखें तो स्टूडेंट्स हम आपके साथ, मैं क्या करता हूँ पर्सनली, आपको जैसे आप क्लास में लाइव सारे बैठे हैं तो आपको लाइव ही एक क्वेश्चन शेयर होगा स्क्रीन पर, ठीक है। जब आप पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, तो उसमें जब क्या होगा कि आपके साथ लाइव क्वेश्चन शेयर होगा, तो आप लाइव ही क्लास में 45 मिनट्स मेरे सामने बैठ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। एंड लाइव ही मैं 3-4 रैंडमली क्वेश्चंस को पिक करूंगा, चेक करूंगा। जो क्वेश्चंस नहीं चेक होंगे वो नेक्स्ट चेक होकर मिल जाएंगे, एंड आप तमाम के मुताबिक, ठीक है, ये जो आपकी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ होंगी, आपकी तमाम वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के मुताबिक आपको फिर आपका एक फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन आपके साथ में इंडिविजुअली हम डिसाइड करेंगे। यानी इस सेशन में मैं इस तरीके से आपको लेकर चलूंगा। सो आपकी स्ट्रेंथ अगर ग्लोरियस रेवोल्यूशन में, हम उस पर कम फोकस करेंगे, जो वीकनेस है उस पर ज्यादा ज्यादा काम करेंगे, ताकि बाय द एंड ऑफ द डे और बाय द एंड ऑफ द सेशन और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप ब्रिटिश हिस्ट्री में एक बड़े तगड़े मैंडेट के साथ अपीयर हों,
ठीक है। सो इस तरीके से हम चलेंगे। यहां पर आप देखिए तो ब्रिटिश हिस्ट्री का आप स्कोर कैसे अच्छा ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन को इसका बहुत लेंथी नहीं आपने लिखना होता। मैप्स को आप ऐड करेंगे, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स को आप ऐड करेंगे, राइटिंग ड्रिल्स पर फोकस करवाया जाएगा, ठीक है। सो बिल्कुल अगर आप टू द पॉइंट रहेंगे तो स्टूडेंट्स आप टू द पॉइंट आप अच्छा यहाँ पर मार्क्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऐसे तमाम हमारे पिछले बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, दे हैव अटेन्ड वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। ब्रिटिश हिस्ट्री के अगर आप 2024 के 25 के भी 24 के 23 के स्पेशल के भी बच्चों को देखें तो दे हैव अटेन्ड वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। रीजन ये है कि ब्रिटिश हिस्ट्री इज इजी टू कवर। 8 से 10 दिन में अगर हम प्रॉपर इस पर फोकस करते हैं कवर हो जाता है। बट लेक्चर्स में अगर हम आते हैं तो 12 प्लस लेक्चर्स हम इसमें कंडक्ट करेंगे। एंड इसमें इसी में आपके पास्ट पेपर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, पास्ट पेपर्स की आउटलाइंस भी आपसे बनवाई जाएंगी। टेस्ट आपके 3 से 4 कंडक्ट होंगे, जिसमें मेरी कोशिश ये है कि 2 FLPs आपके कंडक्ट किए जाएं एंड 2 आपके मिड मॉक्स कंडक्ट किए जाएं, ठीक है। सो ये इस तरीके से हम इन चीजों पर फोकस करेंगे। यहां तक आप सबको क्लियर है जी? ठीक है, मुझे बता दीजिए। अब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा एंड आफ्टर टेकिंग योर क्वेश्चंस हम आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इसे थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे एंड देखेंगे कि आया हमारे लिए ब्रिटिश हिस्ट्री आसान भी हमें लग रहा है, यस और नो? वेरी गुड जी। ठीक है जी। सर व्हाट अबाउट ब्रिटिश वर्सेस यूरोपियन हिस्ट्री? ठीक है, ऑल राइट जी, जरूर आप पूछ सकते हैं। पहले मियां हादी इकबाल का मैं क्वेश्चन आंसर कर दूं, ठीक है, उसके बाद वन बाय वन आई विल टेक यू क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा जी, हादी पूछ रहे हैं सर व्हाट अबाउट, अच्छा मैं ना, यूरोपियन इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, याद रखिएगा। हादी मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन ना हमें जरा स्ट्रेटेजिकली चलना है। अब मैं स्ट्रेटेजिकली बताता हूं क्या हो सकता है। यूरोपियन में आप जरूर जाएं, मैं आपको बिल्कुल कहूंगा यू कैन गो विद यूरोपियन। बट मसला पता है क्या आ रहा है? एक प्रिडिक्शन मैं आज यहां पर आपके सामने करता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, यूएस हिस्ट्री से बच्चे जब डिस्करेज हुए, बच्चों को लग गया जी यूएस हिस्ट्री हिट हो गया है, बल्क में बच्चे ज्यादातर जो यूएस हिस्ट्री को जिन्होंने छोड़ा, हादी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो कौन सा सब्जेक्ट की जानिब गए? टेल मी हादी, जब बच्चों ने ब्रिटिश यूएस को छोड़ा, ठीक है, तो बच्चे कहां पर गए? यानी यू नो द आंसर, मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब जब बच्चे उधर ज्यादा हो जाएंगे तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो भी हिट हो जाए। एंड अगर उस सब्जेक्ट को छोड़ के बच्चे ब्रिटिश की तरफ ज्यादा आ जाएंगे, ब्रिटिश में स्टूडेंट्स आपकी सैचुरेशन बढ़ जाएगी ना, तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ब्रिटिश भी फिर हिट होगी, ठीक है, बिकॉज बच्चे ज्यादा आ जाएंगे। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं हादी? मुझे बताइएगा, ठीक है। नो आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है। सद्दीक अकबर, आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट इट, ठीक है। जी, बुक से भी करना है आपको, इंटरनेशनल बुक्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। मेरी सुबान सुंबल, यस यू कैन अनम्यूट आफ्टर दिस। अच्छा, मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा स्टूडेंट्स, उसमें सारी की सारी चीजें इंडल्ज्ड होंगी, इन्फोग्राफिक्स होंगे, बुक्स के रेफरेंसेस होंगे। यानी मेरी कोशिश ये होती है कि आपको और कोई चीज प्रोवाइड, यानी आपको और कोई चीज कंसल्ट ना करनी पड़े। एज अ स्टूडेंट मुझे ये मसला होता था कि बड़ी चीजें कंसल्ट करनी पड़ती थी, तो आई हैव अ गोल एंड आई डू दिस कि आपको सारी कोटेशन, इंट्रोडक्शन के स्टडी, फैक्ट एंड फिगर जिस तरीके से उस्मान साहब करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर केस स्टडीज, इंटरनेशनल किताबें, वो सारी चीजें, एमसीक्यूज बैंक प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए ये किताब है जी, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688, ये बुक है। तो यहाँ पर ये J.R. जोन्स ने लिखी है, तो यहाँ से देखिए आपको कोटेशंस भी प्रोवाइड कर। अब देखिए ये हिस्ट्री है तो हम यहाँ पर कोई करंट फैक्ट एंड फिगर थोड़ी ऐड कर सकते हैं, हम कोटेशंस और केस स्टडीज ऐड करेंगे, वो सारी होंगी। मैप्स कहाँ कहाँ पर ऐड करने हैं वो भी आपको सिखाए जाएंगे, कैसे ऐड करने हैं, कैसे बनाने हैं वो भी सिखाए जाएंगे, सारी चीजें यानी इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। बट इसके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपका मैं क्या रखूंगा कि आपको इंटरनेशनल बुक्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि अच्छी बुक्स हैं जिनसे मैंने पर्सनली प्रिपेयर किया था, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एंड आपको एमसीक्यूज बैंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप उधर से भी पढ़ के एक अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें, ठीक है। नहीं सदीक पुत्र, मेरा सेशन हर मंथ नहीं होता, ठीक है। साथ कंप्लीट नोट प्रोवाइड करेंगे या फिर बुक्स भी रेकमेंड होंगी? पुत्र बुक्स भी रेकमेंड होंगी रुबाब हयात, और आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी पर्सनली मैं आप सबको कहता हूं कि पॉजिटिव चेंज इज ऑलवेज इनकरेज। आपको मेरे नोट्स में चेंज करना है, आप जरूर कीजिए, लेकिन अगर मैं भी अपनी जगह पर ही हूं ना और मुझे ऐसे नोट्स मिले और अगर मैंने तैयारी करनी हो 2026 की लेट्स जस्ट से, तो मैं इन नोट्स के अलावा किसी चीज को कंसल्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। आप ये आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप उस्मान साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। सुंबल पुत्र, आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट इट, ठीक है। एंड पूछ रहे हैं जी बच्चे मेरी किस ग्रुप में एलोकेशन हुई है? बेटा मेरी अनफॉर्चुनेटली एलोकेशन नहीं हो सकी। मेरे टोटल 729 मार्क्स थे स्पेशल सीएसएस की, अगर मैं आपको बात बताऊं तो मेरे 3 नंबर से मैं बस रह गया था। अदरवाइज मेरे 770 होने थे एंड रिटर्न में मेरा पूरा पाकिस्तान में उस टाइम पर टॉप था।
तो बट अल्लाह ताला को जैसे मंजूर होता है, आई गेस एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेटर. सो आफ्टर दैट आई गॉट बिजी इन डिफरेंट अकेडमीज इन टीचिंग. सो आफ्टर दैट आई डिडंट टुक एन अटेम्प्ट. ठीक है जी. सो दैट इज माय इंट्रोडक्शन. क्लियर है जी यहाँ तक आप सबको? कोई अगर आपका सवाल है, यू कैन अनम्यूट योर माइक, यू कैन आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट द टॉपिक और अबाउट ब्रिटिश हिस्ट्री. अगर आप सबको क्लियर है तो आप एक दफा लिख सकते हैं यस सर क्लियर, या ऑल क्लियर, या यस लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको. जी पुत्र, 4 से 5 मॉक होंगे. ऐसा नहीं है कि एक मॉक होगा, मैं मॉक्स बहुत ज्यादा कंडक्ट करता हूँ. ठीक है. तो मॉक्स बहुत ज्यादा होंगे आपके. ठीक है जी. कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? आई गेस somebody had a question, and if anybody had a question, you can ask from me. Alright, Ji, if you stay quiet for the next 10 seconds, it means. ठीक है साहिल पुत्र, आप ऐसे लिख के पूछ सकते हैं. आफ्टर ब्रिटिश हिस्ट्री एंड अपीयर एग्जाम, द डिफिकल्ट आई फेस कवरिंग इट सेक्शन 2, इट्स आल्सो माय सब्जेक्ट इन केपीके पीएमएस. बेटा अवैस, आपने अच्छा एक पॉइंट रेज किया, थैंक यू वेरी मच सर. सेशन कब से स्टार्ट होगा? सेशन 28 से स्टार्ट होगा जी, मंडे से आपका सेशन स्टार्ट होगा. अच्छा जी, अवैस ने ना एक बड़ी प्यारा एक क्वेश्चन रेज किया है. आई विल लाइक टू एड्रेस दैट क्वेश्चन. अच्छा स्टूडेंट्स, सीएसएस क्या होता है? मैं ना आपको एक चीज बताता हूं. एक चीज हमेशा समझिएगा कि व्हाट इज सीएसएस. ठीक है. अब सीएसएस क्या है? आपको पता है सीएसएस बड़ा आसान पेपर है, मुश्किल नहीं है ये. मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ. सीएसएस पता है क्या है? ये मेरी अपनी फिलॉसफी है, बट दिस इज द रियलिटी. सीएसएस इज 2 + 2 = 4. बस. यानी जितना आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, आप अगर उतना ही लिख देते हैं, आप वैसा ही लिख देते हैं, आपको 110% एग्जामिनर पास करेगा. मैं आपको ये सच बात बता रहा हूं. ठीक है. अब मसला पता है क्या है? बच्चे 2 + 2 = 4 नहीं लिखते. मसला मसला यहां पर बच्चों का यह आता है, बच्चे पता है क्या लिखते हैं? आप सब रिलेट कर सकेंगे अगर किसी ने अटेम्प्ट दिया तो. बच्चे लिखते हैं जी 6 - 2. अब बनता ये भी 4 ही है, लेकिन बच्चे इतना घुमा फिरा कर जवाब देते हैं कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है, अल्टीमेटली एग्जामिनर फेल कर देता है. आपसे जितना पूछा जाएगा ना, आपने उतना सवाल का जवाब देना है. अब मसला एक और चीज यहां पर आती है. मैं ना सुइसिस 2023 के 2024 के जो बच्चे थे ना, तब ना बड़े अच्छे अच्छे से सीधे सीधे से सवाल आते थे. सवाल क्या आते थे जी? व्हाट इज ग्लोरियस रेवोल्यूशन? जैसे मैंने आपको दिखाए. जैसे अब देखें तो फर्स्ट वाला जी आपके पास आज हमने टॉपिक जो डिस्कस भी करना है वो है जी, यहाँ पर द फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है जी ग्लोरियस रेवोल्यूशन. अब यहाँ पर देखिए तो टॉपिक क्या है? ग्लोरियस रेवोल्यूशन. सवाल देखिए जी इसके ऊपर कैसे आए हुए हैं. सवाल अगर आप इन्हें देखें तो क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज सो ग्लोरियस अबाउट ग्लोरियस रेवोल्यूशन. लेटेस्ट देखें तो हाउ डिड ग्लोरियस रेवोल्यूशन अकर, इसके कॉजेस बताने हैं, बस जी बात खत्म. अब सीएसएस 2025 में ना एग्जामिनर ने कहा चलें जी बच्चों की ना पर बहुत जरा चेंज करते हैं. अब पुत्र, अब बच्चों एग्जामिनर ने पता है क्या पूछा? एग्जामिनर ने ना स्टूडेंट 1688 में होता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, और 1688 से 1714 तक ऐसे इवेंट होते हैं. एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बिल ऑफ राइट्स होता है. उसके बाद आपके पास होता है जी एक्ट ऑफ यूनियन 1707 होता है. हैनोवेरियन सक्सेशन होता है. विगोलिगार की 1714 में होते हैं. अब ये 1688 से लेकर 1714 तक, यानी 1688 से लेकर 1714 तक स्टूडेंट्स, ऐसा ये एरा था जिसमें ना इंग्लैंड में डेमोक्रेसी बहुत मजबूत हुई. अब पहले ना एग्जामिनर ये पूछता था कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन की वजह से डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रांग हुई. अच्छा 2025 में ना, और ये था जी, इसे हम कह देते हैं जी 2 + 2. ठीक है. एग्जामिनर बच्चा यहां पर 4 इसका आंसर करता था, बच्चा पास हो जाता था. अब एग्जामिनर ने कहा चलें जी सीएसएस के बच्चे हैं, पाकिस्तान के सबसे एलीट पेपर के बच्चे हैं, आइए जरा इन्हें थोड़ा सा कोग्निटिवली स्टिमुलेट करते हैं, कि इनके दिमाग को थोड़ा सा ना झंझोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी एबिलिटीज को. अब स्टूडेंट्स, इसने एग्जामिनर जो पहले पूछा था जी ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कैसे किया, ठीक है, आंसर क्या था जी? आंसर था जी ये इवेंट हुआ, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, बात खत्म. अच्छा, अब एग्जामिनर ने पूछा कि 1688 से 2025 में 1714 तक कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को स्ट्रांग किया. ठीक है. अब क्योंकि स्टूडेंट्स, जिस बच्चे ने अच्छी तरीके से पढ़ा है वो इसका आंसर कर सकता है. अब एग्जामिनर जो पहले पूछा था ना 2 + 2 = 4, ठीक है, अब एग्जामिनर ने ना थोड़ी सी पूछने की अप्रोच चेंज की. ठीक है. एग्जामिनर ने कर दिया 3 + 1. अब उसने सवाल फर्क पूछा, जवाब सेम ही है. जो हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन में याद करते थे, अब पॉइंट समझिएगा, मेरी बात अंडरस्टैंड कीजिएगा. जो हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन में याद करते थे, ग्लोरियस रेवोल्यूशन में डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई, एक्ट ऑफ यूनियन में, हैनोवेरियन सक्सेशन में, वीग ओलिगार्की में, यानी कि सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर डेमोक्रेसी मजबूत हुई. ठीक है. अब हमने क्या करना था? बस इन्हें मिलाकर लिख देना था. अब जवाब देखिए हमारा 4 ही रहेगा. ठीक है. लेकिन उसने पूछने की अप्रोच 2 + 2 की जगह कर दी 3 + 1.
तो देखिए उसने बस सवाल चेंज किए हैं, जवाब वही है। मैं आपको पढ़ के, ये देखिए 2025 का पेपर है जी। अब 2025 का पेपर पढ़ी देखते हैं। तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वीन एनीज रीन, मैं अब आपको बता चुका हूं, और वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। देखें जी, हमने पहला टॉपिक ये कर लिया, सिंपल सीधा सा है, वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन के इंपैक्ट बताने हैं, बात खत्म। उसके बाद ये दूसरा टॉपिक है जी, एनालाइज द कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग एक्ट ऑफ यूनियन 1801, कि क्या क्या कॉजेज थे। अब ये कंट्रोवर्सीज कॉजेज ही हैं, ठीक है, क्योंकि इसके कॉजेज में बड़ी कंट्रोवर्सीज थी। उसके बाद देखिए जी, एवोल्यूशन ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स लिबरल, अच्छा ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है सारा, ठीक है। 19th 18th और 19th सेंचुरी में हमें ना इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। अब स्टूडेंट्स आप इस बात को जान सकते हैं कि जब आपके पास इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आता है, लोगों के पास आता है पैसा, और जब लोगों के पास पैसा आता है तो स्टूडेंट्स लोगों की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, मुझे इसके बारे में बताइएगा। टेल मी क्विकली, जरा मुझे बताइएगा। लोगों के पास आ गया पैसा, अब पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन इनकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड जब, अब देखें, अब पैसे के अलावा जो बंदा जॉब करता है, अब ब्रिटेन में भी ऐसे ही होता है, ब्रिटेन में लोग जॉब करना शुरू कर देते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, और लोग फिर जैसे फैक्ट्री वर्कर्स बनते हैं, आपको पता है रक्षा यूनियन बन जाती है उधर, फिर उसके बाद जैसे पाकिस्तान में देखें, वहां पर वर्कर यूनियन बन जाती है, लोग अपने राइट्स को डिमांड करना शुरू कर देते हैं। डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई कि ना हुई, खुद जरा इस चीज को सोचिएगा, मुझे बताइए। जब लोग अपने राइट्स को डिमांड कर रहे हैं, लोगों में पैसा आ गया, स्ट्रेंथन हो रही है जी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी ना, तो ये सारा वो पूछा गया है। तो देखिए जवाब वही पुराना है, चार ही है जी। आपका सिर्फ क्वेश्चन जो है वो चेंज किया गया है, जो 2+2 वाली अप्रोच थी उसे बदलकर उसने 3+1 वाली अप्रोच कर दी है। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को, मुझे बता दीजिए। अगर किसी किस्म की भी कंफ्यूजन हो रही है तो आई एम हियर टू एड्रेस, 10 बजे भले, बट आई विल एड्रेस योर क्वेश्चंस, ठीक है। अब सेक्शन 2 की अगर आप बात करते हैं तो सेक्शन 2 में भी वही पुरानी बात है, लेबर पार्टी, टोनी ब्लेयर हमने अभी देखा है, वही आया हुआ है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 वाले आए हुए हैं, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन देखें जी आया हुआ है, मेथोडिस्ट मूवमेंट, मैंने आपको याद है कहा था दो मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को याद है वो कौन सी? एक तो मेथोडिस्ट मूवमेंट थी, दूसरी वाली का नाम याद है किसी को? याद है किसी को? अगर याद है तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं, क्या नाम था दूसरी वाली मूवमेंट का? दूसरी वाली का, वेरी गुड हमजा, दूसरी वाली का नाम था जी चार्टिस्ट मूवमेंट। आई यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? तो देखिए जी उनमें से देखिए एक सवाल आ भी गया मेथोडिस्ट का, देखिए इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो देखिए सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, 2025 का पेपर है, बच्चों को ना 2025 में उसने कंफ्यूज ही बड़ा किया है, इस्लामियात के पेपर में बड़ा कंफ्यूज कर दिया जी। मुकर्रम इखलाक बताओ, मुकर्रम इखलाक क्या है? अच्छे इखलाक, ठीक है, वही पुरानी बातें हैं। तो उसने सवाल पैटर्न जो है ना, अपना क्वेश्चन पूछने का तरीका कार बदला, ताकि वो देख सके कि बच्चा सोचता भी है, बच्चा वही तो ये रट्टा मारा है। तो अवैस हम सेक्शन 2 पर और सेक्शन 1 पर खासा फोकस करेंगे, एंड इसके बाद जब आपकी वीकनेस आपने मुझे बताई है, आई एंड सर उस्मान विल पर्सनली कोऑर्डिनेट विद यू, और आपके साथ एक पर्सनल स्केड्यूल डिसाइड किया जाएगा आपका, 7-8 दिन, जिसमें आपके साथ वन ऑन वन टेस्ट रखे जाएंगे, सारे स्टूडेंट्स के साथ में इस तरीके से करेंगे। तो आपके वन ऑन वन टेस्ट रखे जाएंगे, कंबाइंड टेस्ट रखे जाएंगे, ताकि आपकी इस तरीके से तैयारी करवाई जा सके कि आप ब्रिटिश हिस्ट्री में सिर्फ वो 60-65 प्लस पर ना पहुंचे, आप बल्कि 70 और 80 प्लस लेकर जा सके, ठीक है। सो यहां तक क्लियर है जी, आप सबको बात समझ आ रही है? कोई अगर आपका सवाल है तो, दैट वाज ऑल अबाउट जी पास्ट पेपर, दैट वाज ऑल अबाउट सिलेबस, दैट वाज ऑल अबाउट पास्ट पेपर एनालिसिस, दैट वाज ऑल अबाउट ऑप्टिंग। आप में से एक बच्चा कह रहा है सर जी व्हाट अबाउट इंडो पाक, उत्तर इंडो पाक का मसला पता है क्या है? इंडो पाक 3-4 साल हिट होती है, 3-4 साल तगड़े नंबर देती है, लेकिन 3-4 साल हिट हो रही है वो, हम अभी उस एरा में है 3-4 साल वाले जिसमें हिट हो रही है। फिर इंडो पाक हिस्ट्री के बारे में ना कुछ बच्चे ये कहते हैं, अब मेरी बात समझिएगा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी इंडो पाक हिस्ट्री ना हम इसलिए रख रहे हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स है। स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान अफेयर्स में प्री पार्टीशन आता है? खुद जरा इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, पाकिस्तान अफेयर्स में प्री पार्टीशन का कितना सवाल आ रहा है? एक सवाल आ रहा है, वो भी 5 से 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब आप उस एक सवाल के लिए वो स्टार्ट करें जी मोहम्मद बिन कासिम से, तुगलक डायनेस्टी, और बिल्कुल अब उसके लिए आप तैयार करें, और अपने 3 महीने जो आपकी तैयारी की है, 2 महीने हैं आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है ये, अब बड़े क्रिटिकल एरा में दाखिल हो गए हैं, और आप अपने सारे एनर्जी रिजर्व उसी पर खाली कर दें, दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम ही ना बचे, क्या फायदा ऐसे सब्जेक्ट का? इसलिए छोटा सब्जेक्ट चुनिए, ठीक है। यूरोपियन हिस्ट्री, ज्यादा पुत्र यूरोपियन हिस्ट्री में मैंने पहले भी बताया था, यूरोपियन जैसे बच्चे यूएस हिस्ट्री हिट हो रही है ना, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि यूएस हिस्ट्री को, 5,000 बच्चा यूएस हिस्ट्री को छोड़कर यूरोपियन की तरफ जाएगा, और जब 5,000 बच्चा यूरोपियन हिस्ट्री की तरफ जाएगा तो अगले 1 से 2 साल में यूरोपियन हिस्ट्री 100% हिट होगा,
ठीक है। और उसके बाद यूरोपियन हिस्ट्री के बाद जब बच्चे यूरोपियन हिस्ट्री कम नंबर देगा और फिर ब्रिटिश हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, तो मैं आपको 100, भले मेरा ही सब्जेक्ट है, लेकिन आज से 6 से 7 साल बाद ब्रिटिश हिस्ट्री भी कम नंबर देगा। वाई? बिकॉज बच्चे ज्यादा चले जाएंगे ना उधर। मुझे याद है जब हमने ये पेपर दिया था, तो आपको पता है हमारे हॉल में सिर्फ 8 बच्चे थे ब्रिटिश हिस्ट्री वाले। उसके बाद से ट्रेंड इंक्रीज करता है जा रहा है। ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको यही कहूंगा कि यूरोपियन इज वेरी गुड, यू शुड गो विद दैट। लेकिन पुत्र, अगर हिट होने के चांसेस इसमें हैं, तो फिर क्यों हम उसे ऑप्ट करें? ठीक है। हाँ बिल्कुल, कायनात, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है। ऑलराइट जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास बिलाल मिन्हाज सवाल। बिलाल पूछ रहे हैं जी, सर इज इट मैंडेटरी टू प्रोवाइड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अ डिमांडेड इवेंट even the historical background is not asked in the paper, and kindly guide what differences a topper's paper from an average paper? मैं आपको बता देता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच बिलाल। बिलाल, यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा पुत्र, अगर किसी में भी ये पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स है, ठीक है, और पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में अगर हिस्टोरिकल, उस्मान साहब बेहतर गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं पूछा गया तो आपने नहीं बताना, ठीक है। और एक टॉपर का मैं आपको पेपर शेयर भी कर देता हूँ। ये है जी एक टॉपर का पेपर, ठीक है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ पर भी आप देखें तो ये मेरे एक ऐसे स्टूडेंट है जिनकी प्रेजेंटेशन या इनकी राइटिंग भी बहुत बेहतरीन नहीं है, बट द कंटेंट एंड द आर्ग्यूमेंट्स आर एक्सेलेंट, ठीक है। अब एक टॉपर का पेपर कैसा होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, आपका जो इंट्रोडक्शन होता है ना, आपने इंट्रोडक्शन ब्रिटिश हिस्ट्री का भी दें, किसी का भी दें, तो ब्रिटिश हिस्ट्री में भी आपने इंट्रोडक्शन में अपने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना होता है, बस। कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं आपने बतानी। 2+2 है ना, तो 4 वाली अप्रोच आपने रखनी है। जो पूछा जा रहा है बस जी वो बता दें। 3 डोमेन्स पूछे जा रहे हैं, 3 डोमेन्स बता दें। जैसे 3 डोमेन्स पूछे गए तो 33% आप हर किसी का वेटेज देंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि कोई 3-3 4-4 लाइनें अपने एक एक डोमेन पर जो जो पूछी जा रही है लिखते जाएंगे। एंड यस, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में मैं आपको सजेस्ट करता हूं ब्रिटिश हिस्ट्री में जरूर कोई कोटेशन या फैक्ट एंड फिगर तो नहीं, लेकिन कोई कोटेशन जरूर लिखिए, क्योंकि सारे बच्चे इसमें लिखते हैं। एंड जब सारे बच्चे लिखेंगे तो एग्जामिनर आपसे भी एक्सपेक्ट करेगा। एंड अगर आप एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस को ही पूरा नहीं उतर पाएंगे, तो आप यहां पर नहीं कर सकेंगे, वो आपके मार्क्स काट देगा। ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो यहां पर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अप अगर आप देखिए, ऑलराइट, ओके जी, आई गेट बैक टू यू। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें, तो आफ्टर योर इंट्रोडक्शन, आप क्योंकि ब्रिटिश हिस्ट्री या पहले हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आप स्टूडेंट्स कभी भी इसमें हिस्ट्री प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का ही तो पेपर है। तो यहां पर हिस्ट्री नहीं प्रोवाइड करने, क्योंकि पूछा हिस्ट्री के बारे में जा रहा है। आप डायरेक्ट अपने टॉपिक पे जाएंगे। ग्लोरियस रेवोल्यूशन पूछी है, वर्ल्ड वॉर 1 पूछे, डायरेक्टली जाइए। एंड स्टूडेंट्स याद रखिए, एग्जामिनर ना बच्चों को जब फेल करता है, तो एग्जामिनर कहता है कि मैं ना पुरानी अप्रोच से तंग आ गया हूं, हेडिंग और उसके बाद पैराग्राफ लिख दिया। तो याद रखिए, टॉपर जो स्टूडेंट होता है ना, एक तो उसके पैराग्राफ बहुत लेंथी नहीं होते। आपको पता है बॉडी पैराग्राफ आपका ऐसे का नहीं, ठीक है, जो आपके दूसरे सारे सब्जेक्ट्स हैं, 4 से 5 लाइंस का बॉडी पैराग्राफ होना चाहिए। अब यहां पर आप देखिए, तो ये बॉडी पैराग्राफ इन्होंने 4 से 5 लाइंस का ऐड किए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग या फ्रेजेस की फॉर्म में हेडिंग इन्होंने ऐड की है, और उसके बाद क्या किया है कि इन्होंने 3 से 4 लाइनों में, 5 लाइनों में अपना पूरा पॉइंट लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है। सो इस तरीके से आपने यहां पर हाईलाइट करना है। जब आप कोई कोटेशन लिखें, तो स्टूडेंट्स, इंसान की साइकी ये होती है कि हम चाहते हैं कि कोई कोटेशन, कोई फैक्ट एंड फिगर एग्जामिनर पढ़े, तो उस कोटेशन को जरा हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, ये जरा एक बेहतर तरीका रह जाता है। ठीक है। उसके बाद इंफोग्राफिक्स ऐड कीजिए, जहां पर आप मैप ऐड कर सकते हैं मैप को ऐड कीजिए। लेकिन जब आप मैप ऐड करेंगे ना, तो याद रखिए, अब यहां पर ये मैप जो है ना, एक टॉपर बच्चे को, एक एवरेज बच्चे को अलग करता है। पता है कैसे? मैप आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि मैप ऐड करके ना नीचे उसे एक्सप्लेन करते हैं, ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए एग्जामिनर को पढ़ना पड़ेगा, एग्जामिनर के लिए कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आप जब यहां पर मैप ऐड करेंगे, और उसके बाद स्टूडेंट्स आप मैप को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाएंगे। अब यहां पर देखिए, हमें पढ़ के पता है कि नहीं, देख कर ही पढ़ के पता चल रहा है कि सारी चीजें क्या है। चेकिंग में आसानी होगी एग्जामिनर के लिए, एग्जामिनर पास कर और अच्छे नंबर दे देगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो कि टॉपर्स अडॉप्ट करते हैं। राइटिंग पर फोकस कीजिए, ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन हमेशा यूज कीजिए। देखिए, एक हेडर ब्लैक से तो अगला ब्लू से रख दीजिए, ताकि आपके कलर, अगर राइटिंग बॉयज की अक्सर अच्छी नहीं होती, मेरी भी अच्छी नहीं थी, तो अगर राइटिंग अच्छी नहीं होती, तो ये कि आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो, कंट्रास्ट आपकी राइटिंग में पैदा हुआ हो, कि डायरेक्टली नजर आए। अब देखिए, यहां पर ये कोटेशन हमें साफ हाईलाइटेड नजर आ रही है। अब स्टूडेंट्स, इसमें देखिए एग्जामिनर का आप माइंड हैक करेंगे। जैसे आप एक अलग कलर से कोटेशन लिखेंगे, आप देखेंगे यहां से डायरेक्ट नजर यहां पर जा रही है। तो यहां पर अगर छोटी मोटी मिस्टेक है, एग्जामिनर इग्नोर भी कर देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट हमारी नजर जा रही है। अच्छा, ये बड़ा इंपैक्ट, अच्छा जी, ये इंपैक्ट था, ठीक है जी, पास है, दैट्स इट। तो ये स्टूडेंट्स कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो कि टॉपर्स अडॉप्ट करते हैं। एंड जब आप कोई भी ब्रिटिश हिस्ट्री में कोई कोटेशन ऐड करें, तो कोई बुक या कोई वेल नोन ऑथर की जरूर कीजिएगा।
तो ये सारी की सारी जी कुछ टॉपर की स्ट्रैटेजीज हैं। क्लियर है जी यहाँ तक आप सबको स्टूडेंट्स? जी, एनी फर्दर क्वेश्चंस? सर सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने आपसे ये क्वेश्चन कहना था कि जैसे आपने कहा कि आप एमसीक्यूज की पूल बैंक प्रोवाइड करेंगे, तो वो तो ठीक है। बट आप अपने डिटेल नोट्स भी शेयर कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इशू ये है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट मुझे कोर टेक्स्ट के बगैर समझ में नहीं आता। तो उस हवाले से अगर आप गाइड करें, जो आप रेफरेंस बुक्स में हमें सजेस्ट करेंगे, तो मेरी रीडिंग स्पीड खराब नहीं है। तो मैं पढ़ सकता हूँ उसको। तो अगर मैं उसके साथ आपके लेक्चर्स लूँ, तो मुझे कितना टाइम लगेगा इस सब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए, और अच्छे मार्क्स, एटलीस्ट 65+ मार्क्स लाने के लिए मैं कितना टाइम इस सब्जेक्ट को दूँ? बेटा इसमें कम से कम भी आपको, अगर आप बुक रीडिंग के साथ भी इसे नोट्स मेकिंग की तरफ भी जाते हैं, तो एटलीस्ट 10 to 15 डेज आपको इसमें जाएंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद लेक्चर्स। अगर हम कहते हैं हमारे, क्योंकि मेरे लेक्चर्स 4 to 5 डेज, 3 to 4 डेज या कुछ इस तरीके से ही होंगे, 4 डेज मैक्सिमम तो हम जरूर रखेंगे, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि 12 यानी 3 हफ्ते में खत्म कर दूं, ये 4 हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा खत्म कर दूं आपके साथ, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जितने यहाँ पर लेक्चर्स होंगे ना, ठीक है, लेक्चर्स के साथ साथ मैं आप के साथ, या आपने कोशिश ये करनी है कि आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, ठीक है, बुक से पढ़िए, साथ नोट्स बनाते जाएं। तो अगर इस तरीके से अगर आप चलते हैं, तो बेटा वही 10 से 15 दिन, या अगर बहुत हम मैक्सिमम खींच लेते हैं चीजों को, तो 20 दिन में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहां पर आपकी बात खत्म नहीं होती। ब्रिटिश हिस्ट्री को आपने नोट्स बनाकर रख नहीं देना, फिर आपने मॉक्स इसके देने हैं, ठीक है। जब आप मॉक्स देंगे ना, तब आपकी बेसिक तैयारी होगी। एंड आप कोई 5 6 या 4 5 जो मैं मॉक्स कंडक्ट करूंगा, आप वो रख लिए, ठीक है, दे दीजिएगा। तो 20 to 24 डेज में, यानी 4 दिन 4 मॉक्स हैं, तो 4 दिन फॉर एग्जांपल मॉक्स के आप रख लें, तो 20 to 24 डेज में आपको एक सब्जेक्ट अच्छा कवर हो जाएगा, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दे कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। आइए, ऑल आपको समझ आ और रही है? ऑलराइट सर। और सर, एक दूसरा क्वेश्चन था कि मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए वन बुक पॉलिसी रखी है, तो मैं एक बुक ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बुक से हो जाएगा कंप्लीट मेरा? बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आपको मैं 4 बुक्स इसकी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। एंड उनमें से भी जो सबसे बेस्ट बुक है वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें आप उसके साथ जाइएगा, या जो बाकी 3 किताबें होंगी वो आप उन्हें एज अ रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट सर, थैंक यू सो बाकी मच। 1 बुक वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ स्टूडेंट्स। जब मैं सीएसएस की ब्रिटिश हिस्ट्री की तैयारी कर रहा था ना, तो आपको पता है मैंने इसकी कोई क्लास भी नहीं थी दी, ठीक है। और आई वाज बिजी इन डूइंग सम ऑफ माय स्टफ एंड प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। मैंने अपने दोस्त से नोट्स पकड़े हैं, एंड वो नोट्स से मैंने तैयारी कर ली है 4 दिन के अंदर, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट 4 डे प्रिपरेशन आई गॉट 78। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। तो अगर मैं 4 दिन के अंदर प्रिपरेशन करके इस तरीके से लेकर आ सकता हूँ मार्क्स, तो मेरे ख्याल से आपके ऊपर जब इस तरीके से फोकस किया जाएगा कोई 10 15 20 दिन, एंड हर महीने आपके साथ 2 से 3 दिन के क्रैश कोर्स और इस तरीके से सारा रखा जाएगा टिल टी सी एस एस 2026, तो आई होप कि आप 80+ इसमें सिक्योर कर जाएंगे, ठीक है जी। एनी फर्दर क्वेश्चंस? नहीं पता, कल क्लास नहीं होगी, बट दैट अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन उस्मान साहब। आई कंसल्ट हिम एंड आई लेट यू नो। आपको ग्रुप में नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई एक बुक अगर आप रिकमेंड कर दें पुत्र, वो सारी मेरे पास बुक्स अभी पड़ी हुई हैं, मेरे पास ड्राइव में पड़ी हुई हैं, ठीक है। वो मैं आपकी गूगल क्लासरूम पर जो है प्रेजेंट कर दूंगा बुक, ठीक है। वो मैं आप लिख भी दूंगा जी, बेस्ट बुक या 1 बुक टू प्रिपेयर, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। अली साहब पूछ रहे हैं सर ये सारा कोर्स हिस्ट्री ही है, मैंने सुना है इसमें ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम और रिसेंट चेंजेस भी करने होते हैं। नहीं बेटा, कभी भी नहीं ऐसे करने होते, ठीक है। ब्रिटिश हिस्ट्री जो आपका है स्टूडेंट्स, 2016 में ब्रेग्जिट पर जाकर खत्म हो जाता है। 1688 से ये स्टार्ट होता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन से, और ब्रेग्जिट पर जाकर 2016 में खत्म हो जाता है। इसमें आपके ये जो बहुत खींच के अगर टॉपिक करें, तो आपके पास 15 से 16 टॉपिक्स बनते हैं, दैट्स इट। और साथ ही साथ अक्सर बच्चों को ये भी एक हमें देखने को इश्यू मिलता है कि सर जी हमें ना डेट्स याद नहीं होती। मुझे भी डेट्स याद नहीं होती। इसमें डेट्स है ही नहीं है, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। इसमें ऐसा नहीं है कि 10 जून 1688 को जी किंग जेम्स टू के बेटे पैदा हुए और ये हुआ वो हुआ, नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ आपने साल को याद रखना है, दैट्स इट। कोई डेट शेट याद करने की इसमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसमें सिंपल 5 से 6 एक्ट आपको याद करने हैं, ठीक है। कोई पॉलिटिकल सिस्टम में जो चेंजेस हो रहे हैं, बोरिस जॉनसन ने क्या कर दिया, ऋषि सुनक ने क्या कर दिया, अलीजा पुत्र, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, हम आपके किसी ग्रुप में नहीं है, तो हाउ कैन ज्वाइन यू, ठीक है। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। मैं आपको जो है आप यू कैन मैसेज सर उस्मान ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है सुंबल बेटा।
आप सर उस्मान को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, या उनके जो नंबर प्रोवाइडेड होता है, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दैट नंबर एंड दे लेट यू नो अबाउट द डिटेल्स। ठीक है सुंबल बेटा? और कोई सवाल सर? ये सारा कोर्स जी बेटा। और एनीबडी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन डू लेट मी नो, ताकि मैं आपके साथ एक प्रॉपर इंटरेक्टिव सेशन को फिर आगे कैरी ऑन कर सकूं। सर आपके आंसर की लेंथ पेजेस कितनी थी पुत्र? 7 से 8, दैट्स इनफ रुबाब, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 7 से 8 पेजेस थे। ठीक है, हाँ अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो आप कोई 8-10 पेजेस पर भी जा सकते हैं, बट हिस्ट्री में इतना ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होता। ठीक है, आप अगर 7 से 8 पेजेस लिख देते हैं तो आई गेस दैट इज सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो 7 से 8 पेजेस मेरे ख्याल से सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, यस कैनात? सर, काइंडली आप अपने और दूसरे ऑप्शन सब्जेक्ट बता दें। सॉरी? अपने दूसरे ऑप्शन सब्जेक्ट। बेटा सर उस्मान का ही मैं एक स्टूडेंट था। ठीक है, तो मैं उन्हीं से पढ़ता होता था, तो मैं अपने ऑप्शंस मेरे सारे के सारे वही पुराने थे। मेरे जो ऑप्शंस थे वो पोल साइंस थे। ठीक है, पोल साइंस थे, क्रिमिनोलॉजी था, इन्वायरमेंटल साइंस था, उसके बाद मेरा था साइकोलॉजी मेरा था, एंड ब्रिटिश हिस्ट्री था। ठीक है, सो ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। सोशियोलॉजी भी मैंने रखा था, बट सोशियोलॉजी वाज नॉट दैट गुड। सर क्या आपकी स्लाइड्स इनफ होंगी? बेटा कायनात, अगर मैं आपको कहूंगा तो दे आर मोर देन इनफ। ठीक है, आप खुद इसमें देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ब्रिटिश हिस्ट्री के ये मैंने आपके लिए नोट्स एंड कुछ चीजें प्रिपेयर की हुई थी। तो ये अगर आप देखें तो ये सारा का सारा, यहाँ पर आप देखें तो मैंने डायग्राम्स ऐड कर दिए हैं, मैप्स ऐड कर दिए हैं, कोटेशंस ऐड कर दिए हैं। दे आर मोर देन इनफ। ठीक है, और ये 3 से 4 बुक से मैंने कंसल्ट करके बनाए हुए हैं नोट्स। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको रैंडमली प्रोवाइड कर दिए गए हैं, कि चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया गया, कि 3 से 4 बुक से कंसल्ट करके नोट्स बनाए गए हैं। तो दे आर इनफ, दे आर सफिशिएंट, बट स्टिल इफ यू वांट टू कंसल्ट अदर बुक्स, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको आपकी तैयारी में कोई खलल ना आ सके। ठीक है, कायनात यू कैन पुट योर हैंड डाउन। आई गेस आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। क्वेश्चन लेंथ जी 7 से 8 पेजेस थी। ठीक है, काइंडली शेयर सर उस्मान आईडी। ऑलराइट जी, ठीक है जी, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, एंड फर्दरमोर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लेट मी नो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी, आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आज हमने जो पढ़ना है स्टूडेंट्स, दैट इज ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ठीक है, ये पहला टॉपिक है। ठीक है, बड़ा इजी सा टॉपिक है और हम इसे कोशिश करेंगे कि डिटेल में कवर अप कर सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में होता है। इसका सारा का सारा आपको एक ओवरव्यू मैं प्रेजेंट कर देता हूं। यहाँ पर जो किंग थे, अच्छा आई वांट अ हाईली इंटरेक्टिव सेशन, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू इंडल्ज विद मी, एंड नाम और सारे आंसर्स आपने साथ साथ मुझे देते रहने हैं। यहाँ पर उस टाइम पर जो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के किंग थे, उनका नाम था जी किंग जेम्स टू। ठीक है, अब ये किंग जेम्स टू जो थे ना, ये थे कैथोलिक। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको पता है ना कि क्रिश्चियनिटी के 2 बड़े फिरके होते हैं। एक है जी आपके पास कैथोलिक्स, ठीक है, एक होते हैं जी कैथोलिक्स, एंड दूसरे होते हैं जी प्रोटेस्टेंट्स। ये सबको पता है ना इस हिस्ट्री का? मुझे बताइएगा, ये तो पता है ना, जैसे शिया और सुन्नी होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ना ये 2 अलग अलग फिरके हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। अब यहां पर आपके पास जो किंग थे, किंग जेम्स टू इनका नाम था, एंड ही वाज अ कैथोलिक किंग। ठीक है, अब यहां पर ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, जो आपके पास मेजॉरिटी के लोग थे, या जो आपके पास ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वो थी जी प्रोटेस्टेंट। अब इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं अब आपको जो पॉइंट बताने लगा हूं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या था कि आपके पास किंग अगर कैथोलिक है और नीचे आपके पास जो सारे लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या किंग की और पार्लियामेंट की फिर एक दूसरे के साथ जमेगी, या क्या ये एक दूसरे को प्रमोट करते होंगे, या ये एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे? बताइएगा मुझे, टेल मी। क्या ये एक दूसरे को अच्छे होंगे, बड़े दोस्त होंगे जी, या एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे? वेरी गुड। अब ना ये एक दूसरे के अगेंस्ट है। अब ऐसा क्यों था, मैं आपको ये भी बताता हूं। So, मसला यहां पर यह आता है कि बिकॉज किंग कैथोलिक थे ना, तो वो कैथोलिकिज्म को प्रमोट करते थे हर जगह, जबकि आपके पास मेजोरिटी प्रोटेस्टेंट थे। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब क्या होता था, क्योंकि आपके पास मेजोरिटी और पार्लियामेंट प्रोटेस्टेंट थी, तो पार्लियामेंट क्या करती है कि किंग को अपोज करती है, जिसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट वर्सेस किंग का एक फिनोमिना हमें यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, सो यही सारा का सारा अल्टीमेटली क्या होता है कि स्टूडेंट्स, इसे ना ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी खून नहीं था बहाया गया, कोई जंग या कोई वायलेंस नहीं था हुआ। यहां पर सिंपल क्या होता है कि पार्लियामेंट फिर क्या करती है कि किंग के अगेंस्ट
जो है सर्टेन स्ट्रैटेजीज को प्लान करती है, एंड उन्हीं स्ट्रैटेजीज की बेस पर अब पार्लियामेंट क्या करती है कि इसी किंग की बेटी और इसके दामाद को बुलाते हैं। ठीक है, इनके जो दामाद थे उनका नाम था जी विलियम ऑरेंज। नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, विलियम ऑरेंज। अच्छा, मुझे किंग का नाम आप में से कोई बता सकता है कि किंग जो थे यहां पर उनका नाम क्या था? किंग जेम्स टू था, किंग जेम्स वन था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग? जेम्स टू। वेरी गुड जी, वेरी गुड जी, यहां तक यानी आप सब मेरे साथ हैं। ऑलराइट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां पर जब किंग जेम्स टू किंग थे और पार्लियामेंट आपके पास प्रोटेस्टेंट थी, तो पार्लियामेंट ये जो किंग जेम्स के दामाद थे ना विलियम ऑरेंज, और इनकी साथ वाइफ क्वीन मैरी, ये भी ना प्रोटेस्टेंट थे। ठीक है, और इन्होंने पार्लियामेंट क्या करती है कि पार्लियामेंट इन दोनों को बुलाती है। ये डच रिपब्लिक से आते हैं जो कि नेदरलैंड है आज के जमाने में। ठीक है, ये नेदरलैंड से आते हैं 15,000 फौजियों के साथ। अब ये 15,000 की आर्मी के साथ आते हैं। किंग साहब ये देखते हैं कितनी ज्यादा आर्मी आ गई है, किंग भाग जाते हैं अपनी फैमिली को लेकर, सबको लेकर। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब किंग ही नहीं कैथोलिक बचा, तो उसके बाद क्या करता है कि पार्लियामेंट प्रोटेस्टेंटिज्म डिक्लेयर कर देती है प्रॉपर, और इंग्लैंड में कोई खून नहीं बहाया जाता, कोई वायलेंस नहीं होता, एंड ये रेवोल्यूशन जो आपके पास आ जाता है। और इस रेवोल्यूशन का, क्योंकि खून नहीं यहां पर बहाया गया था, ब्लडलेस रेवोल्यूशन था, तो इसका नाम रखा जाता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन। क्लियर है यहां तक बात स्टूडेंट्स? ग्लोरियस रेवोल्यूशन इसका क्यों नाम पड़ा जी, समझ में आ गया आपको? आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर मुझे एक बैकग्राउंड के मुताबिक अंडरस्टैंड नहीं होता विदाउट द बैकग्राउंड। अभी समझ आ रहा है आपको? मुझे बता दीजिएगा। ये एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जो आप यहां पर पढ़ सकते हैं, एंड यू कैन टेक एन आइडिया। रट्टा नहीं इसका मानना, बट यू कैन टेक एन आइडिया एंड देन यू कैन गो बाय दैट। ठीक है, इसके कुछ एमसीक्यूज के लिए, या कुछ की पॉइंट्स अगर आप बैकग्राउंड देखें, आप में से कोई बैकग्राउंड की पढ़ सकता है? इफ एनीबॉडी वांट्स टू रीड, द पर्सन कैन रीड फर्स्ट पॉइंट एंड देन विल टेक अ पॉज। मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड देन आप आगे जाते जाएगा। एनीबॉडी, you can unmute your mic and you can start reading. Shubhan, why don't you read it for us if you are comfortable reading? जी जी जरूर, आप पढ़ दीजिए। मैंने आप सबके माइक्स अनम्यूट कर दिए हैं। ये लें जी। जी, you can unmute your mic and you can start reading. Anybody? सर कैन आई रीड इट? Yeah, sure. Go ahead. सर बैकग्राउंड में ये लिखा है, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाज अ पीसफुल ओवरथ्रो ऑफ किंग जेम्स टू ऑफ इंग्लैंड। ठीक है जी, आप सबको मैंने ये बता दिए। नेक्स्ट पढ़िएगा। It was triggered by James II's attempt to centralize power, his Catholicism in a Protestant country, and his disregard for parliamentary authority. यहाँ पर यही बताया गया जिसका मेजर कॉज क्या था कि किंग साहब जेम्स टू जो थे वो कैथोलिकिज्म को प्रमोट करते थे। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि ये सारा ग्लोरियस रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। की फिगर्स अगर देखें तो इसमें जो हमारे पास मेजर फिगर थे, ये थे जी आपके पास विलियम ऑरेंज। अच्छा, ये विलियम ऑरेंज कहाँ से आए थे? कंट्री का नाम मुझे बता सकता है आप में से कोई? विलियम ऑरेंज कहाँ से आए थे जी? विलियम ऑरेंज आपके पास आए थे जी डच रिपब्लिक से, राइट? नेदरलैंड, आज का तो नेदरलैंड है, लेकिन आपने डच रिपब्लिक ही लिखना है। ठीक है रूज, नेदरलैंड से आए थे। ठीक है, उसके बाद ये क्या बनते हैं? किंग विलियम थ्री बनते हैं। इनकी वाइफ मैरी टू आती हैं। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं कि 15,000 की फौज के साथ आते हैं। आउटकम क्या होता है कि फ्रांस में जो किंग जेम्स टू हैं ये भाग जाते हैं, एंड विलियम और मैरी जो है ये आगे दे बिकेम द किंग एंड क्वीन। ठीक है, उसके बाद इसका जो सबसे मेजर एक इवेंट होता है स्टूडेंट्स, बिल ऑफ राइट्स आता है। ये बिल ऑफ राइट्स क्या है, ये खैर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसके कॉजेस की बात करें तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें कॉजेस में आप देखें तो रिलीजियस टेंशंस बिटवीन कैथोलिसिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म। इसमें वही सारा का सारा लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स सिंस कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में आपस में बहुत लड़ाइयां उस टाइम पर चल गई थी। किंग, मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, आपके पास किंग जो था वो कैथोलिक थे कि प्रोटेस्टेंट थे? जल्दी जल्दी जरा मुझे सारे बता दीजिए। ठीक है, किंग क्या थे? कैथोलिक थे एंड प्रोटेस्टेंट थे। एंड किंग का नाम भी जरा मुझे बता दीजिए। आई सीम्स टू फॉरगॉट द नेम ऑफ द किंग। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग? किंग का नाम था जी, ऑलराइट, किंग का नाम था जी जेम्स टू। किंग क्या थे? कैथोलिक थे कि प्रोटेस्टेंट थे? वेरी गुड जी हमजा, वेरी गुड, बहुत अच्छे है जी, सही है। एंड मुझे बताइए कि आपके पास जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट क्या थी? क्या वो भी कैथोलिक थी? टेल मी। प्रोटेस्टेंट थी। वेरी गुड जी, बेहतरीन हो गया। इसका मतलब है यू आर गेटिंग द पॉइंट्स, वेरी गुड।
अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिए जी, तो यहाँ पर जॉन लॉक अगर आप देखें, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पता है क्या होता है, बिकॉज किंग आपके पास प्रोटेस्ट कैथोलिक थे, तो किंग क्या करते हैं कि जितने भी आपके प्रोटेस्टेंट्स है ना, प्रोटेस्टेंट्स की जो है लैंड्स और जमीनें भी ले लेते थे, उनके ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट करते थे, एवं ही जाते जाते सजा दे दी, एवं ही किसी के ऊपर हैवी फाइन इंपोज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए तो लॉक उसी टाइम पर यही एक सिनेरियो बयान करते हैं और कहते हैं कि देखें, द रीजन व्हाई मेन एंटर इनटू द सोसाइटी इज द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, कि इंसान सोसाइटी में या माशरे में इस वजह से आता है कि इंसान की जानो माल का तहफ्फुज हो सके, इंसान की प्रॉपर्टी का तहफ्फुज हो सके। लेकिन जब इंसान की जानो माल का तहफ्फुज नहीं है तो इस प्रॉपर्टी का क्या फायदा, यानी इस सोसाइटी का फिर क्या ही फायदा। इसलिए इस वजह से ना लोग सारे जो प्रोटेस्टेंट थे वो किंग के अगेंस्ट जाते जा रहे थे। ठीक है, ये द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखते हैं लॉक साहब। ठीक है, यहां पर आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है जी द डिक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस। अब स्टूडेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस में पता है क्या होता है कि स्टूडेंट्स ये एक ऐसा एक्ट था, यहां पर ना इसे पार्लियामेंट ने इसे सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स पार्लियामेंट ने, अब इस एक्ट को क्या होता है कि सस्पेंड जब कर देती है ना, तो इस एक्ट में क्या था कि कोई भी, यानी किंग, पार्लियामेंट ने इसे सस्पेंड किया और इसका मकसद ये था कि किंग जो है ना अपनी मर्जी से फाइन्स वगैरह इंपोज नहीं कर सकता। अब किंग ने क्या किया, किंग ने इस डेक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस को जिसे पार्लियामेंट ने कैंसिल किया था, इसे फिर से रिस्टोर इस एक्ट को कर दिया। ठीक है, अब देखिए जब किंग ने, ठीक है, इस एक्ट को रिस्टोर किया, तो इस एक्ट से यानी किंग के इस जो इन्होंने स्टेप उठाया, यहां से क्या पता चलता है, क्या किंग पार्लियामेंट के साथ थे कि पार्लियामेंट के अगेंस्ट थे, मुझे बताइएगा। यानी किंग ने डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस को फिर से यानी जो है अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अब किंग क्या कर सकते थे कि किसी को भी सजा दे सकते थे, कुछ भी मामला कर सकते थे। अब इसमें स्टूडेंट्स केस स्टडी यहां पर देखें, तो केस स्टडी में क्या होता है कि 1688 में ना 7 चर्च के बिशप्स होते हैं, बिशप यानी जो चर्च के लीडर्स होते हैं। अब चर्च के लीडर्स जो है ना इनकी मुखालफत करते हैं, और इन्हीं में से एक लीडर यानी चर्च के बिशप होते हैं, उनका नाम होता है विलियम सैनक्रॉफ्ट। विलियम, ये इनकी पिक्चर है जी। विलियम सैनक्रॉफ्ट क्या करते हैं कि डेक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस के अगेंस्ट जाते हैं, इन्हें मरवा दिया जाता है, इन्हें सजा दी जाती है, बड़ी कड़ी सजा दी जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी देखें किंग काफी ज्यादा ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे थे, स्पेशली प्रोटेस्टेंट्स को। नेक्स्ट अप अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स पार्लियामेंट को ना एक चीज का बड़ा उस टाइम पर जो था रिलैक्स था, रिलैक्सेशन थी, और वो इशू ये था कि किंग जेम्स का ना कोई बेटा नहीं था। अब किंग जेम्स का कोई बेटा नहीं था, तो पार्लियामेंट को था अच्छा जी किंग जेम्स टू खुद भी बुजुर्ग हैं, तो चले एट वन टाइम इनकी डेथ होगी, एंड जब इनकी डेथ होगी तो हम रिलैक्स हो जाएंगे, एंड ये है कि फिर हम प्रोटेस्टेंटिज्म को स्टैब्लिश कर लेंगे। बट मसला क्या होता है कि स्टूडेंट्स 1688 में किंग का एक बेटा भी पैदा हो जाता है, जिनका नाम रखा जाता है जेम्स फ्रांसिस एडवर्ड स्टुअर्ट। ठीक है, ये इनका नाम होता है, ये जी इनकी पिक्चर। अब जब पार्लियामेंट को पता चलता है ना कि ओए पार्लियामेंट किंग का बेटा भी पैदा हो गया है, अब मसला यहां पर ये होता है कि स्टूडेंट्स इन्हें पता था कि अब बाप के बाद बेटा ही आना है, और बाप कैथोलिक है तो बेटा भी कैथोलिक है। आज जब ये दोनों ही कैथोलिक्स आएंगे तो अल्टीमेटली ये तो डिस्ट्रॉय कर देंगे इंग्लैंड को, ये तो पार्लियामेंट को और ये जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उन्हें वायलेट करके रख देंगे। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट अपने जो सारा प्रोसीजर होता है किंग को ओवरथ्रो करने का एंड विलियम ऑरेंज वगैरह को बुलाने का, उसे ना बड़ा स्पीड अप कर देती है। एंड इनके बेटे के पैदा होने के 3 से 4 महीने के बाद ही, जून में इनका बेटा पैदा होता है, नवंबर में क्या होता है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो जाता है। यहां पर जे आर जोन्स यहां पर देखिए क्या फरमाते हैं, कहते हैं जी द बर्थ ऑफ अ मेल हायर वाज सीन एज अ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, फॉर इट सीम्स द सिग्नल ऑफ एंट्रेंचमेंट फॉर कैथोलिसिज्म इन द मोनार्की। यहां पर यही कहते हैं कि जैसे कैथोलिक एक वारिस पैदा हो जाता है किंग का, तो सबको पता चल जाता है कि बाप भी कैथोलिक के, बेटे ने भी कैथोलिकिज्म से आके डिस्ट्रॉय कर देना प्रोटेस्टेंट्स को। एक्सक्यूज मी, तो दैट्स व्हाई वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन आता है। ठीक है, यहां पर जी विलियम ऑरेंज, एक्सक्यूज मी। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, ये है आपके पास डच रिपब्लिक, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये मैप देखिए यहां पर, नेदरलैंड इसका मॉडर्न नेम है। यहां पर ना किंग जेम्स टू यहां पर रूल कर रहे थे। ठीक है, और यहां पर ना ये था सारा प्रोटेस्टेंट था, लेकिन यहां पर आपके पास रूलर थे जी कैथोलिक। अब आपको पता है पुराने जमाने में यहां पर जी विलियम ऑरेंज एंड इन्हीं की बेटी क्वीन मैरी थी। अब ये थे प्रोटेस्टेंट। अब स्टूडेंट्स क्या था कि दरअसल विलियम ऑरेंज खुद किंग थे, और आपको पता है पुराने जमाने में यही होता था कि किंग्स जो थे वो दूसरों की जायदाद को बड़ा, यानी और दूसरों के सारे एम्पायर पर बड़ा कब्जा करना चाहते थे। विलियम ऑरेंज पर्सनली भी ये चाहते थे कि यूनाइटेड किंगडम पर जरा मैं अपना इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करूं, साथ साथ ही थे ये दोनों। तो इस वजह से विलियम ऑरेंज पर्सनली भी चाहते थे, और विलियम ऑरेंज को जब ये इनविटेशन मिलता है तो विलियम ऑरेंज इसे पर्सनली खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये जी यहाँ पर लिखा हुआ है सारा का सारा। नेक्स्ट आप केस स्टडी वगैरह पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आप देखिए तो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फियर ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। अच्छा स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है? आप में से मुझे कौन बताएगा व्हाट इज एब्सोल्यूटिज्म?
टेल मी। सर जी जी। सर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूल को भी एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं। क्या एब्सोल्यूटिज्म में ऑपोजिशन को कंट्रोल किया जाता है? बताइएगा। और ऑपोजिशन को सप्रेस किया जाता है, ऑपोजिशन को खत्म कर दिया जाता है? टेल मी। यस सर, यस सर। यस सर। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर यही होता है कि किंग, देखिए ना, आपको अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल देखी, बिल्कुल हमने एक एग्जांपल देखी कि किंग ने, वो जो बिशप थे, बिशप कैंटरबरी विलियम सनक्रॉफ्ट, ठीक है, बिल्कुल विलियम सनक्रॉफ्ट को मरवा दिया था। सारे अपने जितने ऑपोजिशन थे उन्हें मरवाते जा रहे थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि किंग क्या करते हैं कि अपनी ऑपोजिशन को मरवाते जा रहे थे, तो देयर वाज अ फियर कि किंग एब्सोल्यूट है और किंग एब्सोल्यूटिज्म एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। ये जी यहाँ पर ओवरव्यू ऐड किया। अब पेपर में आप बिल्कुल इसी तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे एंड एंड पे आप ऐसे ओवरव्यू ऐड कर देंगे कि ये देखें जी ग्लोरियस रेवोल्यूशन के कॉजेस, इस तरीके से आप प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये आप इंफोग्राफिक्स इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी इसके इकोनॉमिक कॉजेस देख लेते हैं। तो सब इसके इकोनॉमिक कॉजेस क्या है कि हैवी टैक्सेशन एंड पुअर फिस्कल मैनेजमेंट। मैं आपको इसकी सारी स्टोरी बेसिकली बता देता हूं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए तो क्या होता है कि किंग एक कॉम्पिटेंट किंग नहीं थे। अब बिकॉज किंग कॉम्पिटेंट नहीं थे और किंग की ऑपोजिशन भी हो रही थी, किंग क्या करते हैं कि अपनी ना आर्मी मेंटेन करते हैं, और आर्मी का इतना ज्यादा खर्चा होता है और वो खर्चा हो रहा है, तो स्टूडेंट्स वो सारा का सारा खर्चा लिया जाता है टैक्स की सूरत में लोगों से, ठीक है। अब देखिए एक तो आपके पास मैसेज भी प्रोटेस्टेंट हैं, ठीक है, किंग उन्हीं लोगों के खिलाफ है और अपने खर्चे पूरे करने के लिए टैक्स आयद कर रहा है जी आपके मैसेज के ऊपर। तो स्टूडेंट्स खुद सोचिए लोग खिलाफ जाएंगे कि नहीं। अंडरस्टैंड इस चीज को कीजिएगा। यहां पर ना इसी तरीके का केस स्टडी है जी, एक शिप मनी टैक्स होता है। शिप मनी टैक्स ना किंग चार्ल्स के दौर में अडॉप्ट किया गया था 1670s में, 1680s में। शिप मनी टैक्स ये था कि ब्रिटिश की जितनी भी शिप्स थी ना, उनकी मेंटेनेंस के लिए लोगों से टैक्स लिया जाता था थोड़ा बहुत। अब यहां पर किंग साहब जब आते हैं ना, तो किंग जेम्स टू आकर क्या करते हैं कि इसी शिप मनी टैक्स को फिर से इंपोज कर देते हैं। लेकिन जो वो टैक्स से पैसा आता है वो शिप्स की कंस्ट्रक्शन के लिए या उनकी मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो सारा का सारा पैसा इस्तेमाल करता है किंग अपने रॉयल खर्चे के लिए। अब इस तमाम सिनेरियो में आप खुद इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लोग किंग के अगेंस्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये यहां पर लिखे जी शिप मनी का जो टैक्स है नेवल डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन जेम्स टू ने क्या किया कि इसे इंपोज किया और अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गए। लोगों ने अल्टीमेटली इन्हें इंपोज कर दिया, ठीक है। सो ये आप यहां पर हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है जी मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। अच्छा अब यहां पर ना एक और मसला होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किंग साहब जो थे वो किन्हें प्रमोट करना चाहते थे? क्या वो कैथोलिकिज्म को प्रमोट करते थे? बशारत अफरीदी आप मुझे बताइएगा, क्या किंग कैथोलिसिज्म को यानी कैथोलिकिज्म को प्रमोट करते थे कि प्रोटेस्टेंटिज्म को या प्रोटेस्टेंट्स को प्रमोट करते थे? बताइएगा स्टूडेंट्स मुझे, व्हाट डू यू थिंक? गिव मी एन आंसर। अच्छा अब किंग के पास अगर एक चॉइस है कि एक आपके पास प्रोटेस्टेंट ट्रेडर है, क्योंकि हमने सिर्फ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमने सिर्फ रट्टा नहीं मारना, हमने सिर्फ इस चीज को सोचना है, ठीक है। वी जस्ट हैव टू थिंक एंड उसी थिंकिंग की बेस पर हमने सारी स्टोरी बनानी है। अच्छा एक तरफ प्रोटेस्टेंट है मर्चेंट, एक तरफ कैथोलिक मर्चेंट है, किंग किसे सपोर्ट करेगा? टेल मी। मोनोपोली कैथलिक की एस्टैब्लिश होगी। अब जब कैथलिक की मोनोपोली एस्टैब्लिश होगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, कैथलिक की मोनोपोली स्टूडेंट्स एस्टैब्लिश होगी, तो इस सिनेरियो में पता है क्या है कि जितने भी प्रोटेस्टेंट हैं वो किंग के अगेंस्ट जाते जाएंगे, इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं होगी, ठीक है। जब मार्केट में कंपटीशन कम हो जाएगा, एंड मार्केट में आपका जब कंपटीशन कम हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स जब एक ही मोनोपोली एस्टैब्लिश हो जाएगी, तो ये अपने प्राइसेस भी बहुत हाई कर सकते हैं। इन्होंने प्राइसेस बहुत हाई कर लिए, इकोनॉमिक कोलैप्स होना शुरू हो गया मार्केट का, ठीक है। सो ये सारे के सारे मामलात यहां पर हमारे पास देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्रिस्टोफर हिल यहां पर ये फरमाते हैं स्टूडेंट्स, एनीबॉडी, आई वांट एनीबॉडी फ्रॉम यू टू रीड दिस। क्रिस्टोफर हिल अपनी किताब द सेंचुरी ऑफ रेवोल्यूशन है जी, किताब का नाम क्या यहां पर लिखते हैं जी स्टूडेंट्स, पढ़िएगा। जी जी, एनीबॉडी, अदीजा कैन यू रीड, और एनीबॉडी फ्रॉम यू? Yes, sir. Christopher Hill writes in his book, The Century of Revolution, monopolies alongside high taxation were seen as a mean of tightening the monarchy's grip over the economic structures of the nation. But Yeah. this created a backlash from those who saw their livelihoods threatened by the king's hand.
यहाँ पर जी वही कैथलिक्स को मोनोपोलीज मिल जाती है, हाई टैक्सेस इम्पोज कर दिए जाते हैं प्रोटेस्टेंट्स पर। अब लोगों का बैकलैश तो यहाँ पर फिर बनता है ना, तो वो यहाँ पर देखने को मिलता है। रॉयल स्पेंडिंग्स वगैरह इंक्रीज हो जाती हैं, यहाँ पर भी ये इन्फोग्राफिक्स की सूरत में मैंने ऐड कर दी है। स्ट्रैटेजिक कॉजेज देख लेते हैं। अब ये स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर चीजें समझनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, ब्रिटेन के बिल्कुल आप अगर साथ देखें ना, यहाँ पर अगर मैप देखें तो ये आपके पास है जी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन के साउथ में कौन सी कंट्री है हमारे पास, मुझे बताइएगा जरा, देखें। एंड ब्रिटेन के साउथ में कौन सी कंट्री है? ये है जी आपके पास नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, कौन सी कंट्री है? टेल मी। ब्रिटेन के साउथ में। ऑल राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां पर ना यही चीजें होती हैं कि देखिए ब्रिटेन जो था ना कैथोलिक था, और ब्रिटेन के साउथ में जो फ्रांस था ना ये भी कैथोलिक था। समझिएगा, साउथ में जी फ्रांस है, सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। साउथ में फ्रांस है और फ्रांस भी था कैथोलिक। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये दोनों कैथोलिक हैं तो इन दोनों की दोस्ती बड़ी अच्छी हो जाती है, और ये दोनों ही बड़े मेजर पावर्स हैं। अब बिकॉज ये मेजर पावर्स है तो ये पता है क्या करते हैं, पूरे के पूरे यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब कर देते हैं, अटैक करते हैं, कब्जे करते जाते हैं और बड़ी तबाहियां फेर देते हैं। अब ब्रिटेन में पूरे के पूरे यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर जो था डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसी बैलेंस ऑफ पावर को स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है कि क्वीन मैरी और उनके हस्बैंड विलियम ऑरेंज आते हैं, और पार्लियामेंट भी इस चीज को समझती है कि बैलेंस ऑफ पावर को जरा मेंटेन किया जाए, क्योंकि किंग आए दिन वॉर स्टार्ट कर देते थे। तो ये एक कॉज था, ठीक है, आपके पास ग्लोरियस रेवोल्यूशन का। उसके पास ये अलायंसेस एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन। यहां पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स उस टाइम पर इंग्लैंड और यूरोप मिलकर जो है ना, इन्होंने बैलेंस ऑफ पावर देखें डिस्टर्ब किया हुआ था। अब इसी सिनेरियो में ना इन्हें रोकने के लिए एक पैक्ट होता है, और उस पैक्ट का, उस लीग का नाम रखा जाता है जी लीग ऑफ ऑक्सबर्ग। अब इस लीग ऑफ ऑक्सबर्ग में ना 4 कंट्रीज थी। एक थी जी आपके पास स्वीडन, दूसरी थी रोमन एम्पायर, तीसरी थी डच रिपब्लिक, और चौथी थी जी स्पेन। अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि इन डायरेक्ट पावर से तो हम लड़ नहीं सकते, क्यों ना इन्हें अंदर से तोड़ा जाए। और अंदर से तोड़ने के लिए ब्रिटेन में या फ्रांस में लूप होल्स पैदा करने पड़ेंगे। अब ये देखते हैं तो कहते हैं कि ब्रिटेन में ना लूप होल्स ऑटोमेटिकली हैं। क्यों ना ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स की जो लड़ाई हो रही है, प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया जाए, पावर दी जाए, ताकि कैथोलिक्स यानी जो कैथोलिक रूल है ब्रिटेन में उसे खत्म कर दिया जाए। अल्टीमेटली जब कैथोलिक रूल ही खत्म हो जाएगा तो ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ पड़ेंगे, क्योंकि ब्रिटेन हो जाएगा प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हो जाएगा जी आपके पास फ्रांस हो जाएगा कैथोलिक। अब बिल्कुल ये सऊदी अरेबिया और ईरान वाली लड़ाई हो जाएगी शिया सुन्नी की, ठीक है, ये अगेंस्ट हो जाएंगे, इनकी दोस्ती ऐसे ही खत्म हो जाती है। और यही ये करते हैं, जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स इनका एम्बिशन यही होता है। यहाँ पर ये देखें, लीग ऑफ ऑक्सबर्ग का, ठीक है, प्रोटेस्टेंट थी, और इनका एम्बिशन ये था कि ब्रिटेन को डिस्टेबलाइज किया जाए और ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट रूल एस्टैब्लिश किया जाए। इसके लिए किंग को रिमूव करते हैं, एंड अल्टीमेटली आपके पास ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो जाती है। क्लियर है जी, यहां तक मुझे बताइएगा, आपको समझ आ रहा है? फिर जी मिलिट्री बहुत वीक थी। क्यों ऐसा था? क्योंकि किंग ने जितने भी कैथोलिक्स थे ना उन्हें हायर प्लेसेस दे दी। अब बिकॉज कैथोलिक्स को किंग ने हायर प्लेसेस दे दी तो कैथोलिक्स इतने कॉम्पिटेंट थे ही नहीं, कैथोलिक्स को समझ नहीं थी आती कि लीडरशिप कैसे संभालनी है। अल्टीमेटली लीडर्स वीक होते जाते हैं, ठीक है, आर्मी वीक होती जाती है। उसके बाद जी विलियम ऑरेंज जो थे, ये है जी विलियम ऑरेंज साहब, ठीक है। विलियम ऑरेंज खुद भी चाहते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विलियम ऑरेंज चाहते थे कि उनके एम्पायर को स्ट्रेंथन किया जा सके, और ब्रिटेन बड़ा एक तगड़ी पावर था उस टाइम पर, क्योंकि देखे ना ईस्ट इंडिया के जरिए पूरी दुनिया में वो फैला हुआ था। अब जी विलियम ऑरेंज का ये भी पर्सनल एम्बिशन था। ये थे जी कुछ कॉजेज ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। यहां तक आप सबको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? कोई डिफिकल्टी तो नहीं लगी अभी तक? कॉज मुझे बताइएगा, जितने भी आपके पास कॉजेज हैं, आर दे इजी राइट नाउ? कोई अगर आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अप है जी स्टूडेंट्स आपके पास इवेंट्स। अब स्टूडेंट्स जैसे पाकिस्तान में देखें तो आपको पता है 2 बड़ी मेजर पार्टीज हैं, एक है जी नून लीग, एक आपके पास है पीटीआई। अब बिल्कुल इसी तरीके से ना इंग्लैंड में भी उस टाइम पर 2 बड़ी मेजर पावर्स थी, एक थे जी टोरीज, दूसरे थे जी विग्स। अब ये कहते हैं कि अपने मामला तो हम साइड पे करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, क्यों ना एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और हाथ मिलाकर पहले किंग को रिप्लेस करें। और ये ऐसे ही करते हैं, ये एक अलायंस बिल्ड करते हैं, और यही अलायंस के जरिए फिर क्या करते हैं कि विलियम ऑरेंज और क्वीन मैरी को इनवाइट करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्वीन मैरी और विलियम ऑरेंज, अब आपने मुझे बताना है कितने फौजियों के साथ आए थे? टेल मी, कितने फौजियों के साथ ये जी आए थे? इनकी आर्मी की स्ट्रेंथ क्या थी, क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ मुझे बताइएगा। क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ थी जी, वेरी गुड जी, 1500 नहीं थी बेटा, अरूज 15,000 थी। अच्छा जी, अब 15,000 होती है, किंग साहब भाग जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलिए थोड़ा स्ट्रैटेजिक हम क्रिटिकली देखते हैं। किंग का आसपास कोई कैथोलिक दोस्त कंट्री थी?
जो उसे बड़ा सपोर्ट करती थी? बताइएगा। अगर यस तो नाम बता दें, अगर नहीं थी तब भी बताइए। क्या ब्रिटेन के आसपास कोई ऐसी कंट्री थी जो कि किंग को बड़ा सपोर्ट करती थी और उसी के यानी वेरी गुड, ठीक है, फ्रांस थी। तो किंग कहां पर भाग के जाते हैं फिर अरूज बेटा? बताएं जरा सबको, कहां पर भाग के जाते हैं? फ्रांस में, ठीक है। ये सारे मामला आपके पास होते हैं, समझ आ रही है जी बात की? फ्रांस में भाग जाते हैं, किंग सारे के सारे यहां पर अब रिप्लेस का हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली आपके पास ग्लोरियस रेवोल्यूशन की हमारे पास बुनियाद रखी जाती है। क्लियर है जी यहां तक? मुझे बता दीजिएगा स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन अगर आपका यहां पर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जैसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो जाती है ना, तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्या होता है कि 1689 में किंग और क्वीन मैरी जो थे, यानी वही किंग के दामाद और बेटी जो थे, वो बन जाते हैं जी किंग एंड क्वीन। एंड ये एक बिल प्रेजेंट करते हैं और इस बिल में ह्यूमन राइट्स की ये बात करते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और इस बिल में की जाती है, इसलिए उस बिल का नाम रखा जाता है बिल ऑफ राइट्स। समझ आ रही है जी बात की? सो बिल ऑफ राइट्स में क्या होता है जी? बिल ऑफ राइट्स में सबसे पहले बताया जाता है जी पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी है। पॉलिटिकल साइंस वाले मुझे बताएं, क्या आज इस चीज पर अमल हो रहा है? पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी है और किंग कभी भी अपनी मर्जी से कोई टैक्सेस आयद नहीं कर सकता, बल्कि सारे लॉज, सारे रेगुलेशंस वो सिर्फ और सिर्फ किंग बनाए, पार्लियामेंट बनाएगा। ये सबसे पहले डिसाइड किया जाता है। फर्दर डिसाइड किया जाता है कि मोनार्क जो है अपनी मर्जी से टैक्सेस वगैरह नहीं लगा सकता, लॉज को कैंसिल नहीं कर सकता। साथ ही साथ यहां पर डिसाइड किया जाता है कि सिटीजंस में और किंग में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए सिटीजंस को राइट दिया जाता है कि सिटीजंस किंग और क्वीन के साथ डायरेक्टली जाकर मिल सकते हैं, उन्हें अपने लेटर्स भिजवा सकते हैं, कोई शिकायत है तो शिकायत उन्हें बता सकते हैं। नेक्स्ट डिसाइड किया जाता है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है कि वो किंग के डायरेक्टली खिलाफ बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं अगर किंग ने कोई ऐसा काम किया तो। यहां पर भी देखें तो स्टूडेंट्स ये आपके पास राइट ही तो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी द बिल प्रोहिबिटेड द क्रूल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट। स्टूडेंट्स वहां पर उस टाइम पर ऐसी खतरनाक पनिशमेंट दी जाती थी कि लोगों के पांव जला दिए जाते थे तेल से ताकि वो पहले भागे ना, एंड उसके बाद क्या किया जाता था कि उन्हें काट काट के मारा जाता था। आपको पता है ये कैसी पनिशमेंट्स होती थी। तो इन तमाम क्रूल पनिशमेंट्स को भी खत्म किया जाता है। एंड उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि साथ ही साथ ये भी एक राइट किंग का खत्म कर दिया जाता है कि किंग कभी भी अपनी आर्मी नहीं बनाएगा, आर्मी सारी की सारी पार्लियामेंट के अंदर होगी, ठीक है। अब इन तमाम ये जो हमने 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट्स देखे स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स से डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है या डेमोक्रेसी वीक हो रही है? बताइएगा, क्या डेमोक्रेसी वीक हो रही है या स्ट्रांग हो रही है? बताइएगा मुझे स्टूडेंट्स, लेट मी नो, ताकि हम जल्दी जल्दी आगे जा सकें। वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको सबको आइडिया हो गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है कि आपके पास एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी दिया जाता है 1701 में। इसमें ना क्या होता है कि सबसे पहले तो डिसाइड किया जाता है कि कोई भी कैथलिक आकर थ्रोन पर नहीं बैठेगा, यानी अगला जो हमारे पास कोई भी किंग या क्वीन होगी वो कैथलिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैथलिक्स ने पहले बड़ा जुल्म सितम इनके ऊपर तशद्दुद किया था, यानी ह्यूमन राइट्स को अंडरमाइन किया था। तो ये जरा कैथलिक्स है ना बड़े, वो कहते हैं ना, डरते थे। तो इसलिए इन्होंने कैथलिक्स को कहा कि नहीं जी आप किंग और क्वीन कैथलिक्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है जी गारंटिंग प्रोटेस्टेंट सक्सेशन। यहाँ पर डिसाइड किया, अच्छा ये पॉइंट बड़ा आपने अंडरस्टैंड करना है, डिसाइड किया जाता है कि हम ना मेल को किंग नहीं बनाएंगे, और डिसाइड किया जाता है कि हम ना अब फीमेल को किंग बनाएंगे। और डिसाइड यहां पर किया जाता है कि फीमेल में सबसे पहले क्वीन एनी आएंगी, और क्वीन एनी की जब डेथ होगी तो उसके बाद क्वीन सोफिया आएगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये ना डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट की तरफ से, एंड बिकॉज ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है, अब इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब बिकॉज ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि किंग भी देखें पार्लियामेंट के अंदर हो गया। कि अब किंग ने, पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि कौन किंग बनेगा, कौन क्वीन बनेगा, और उसके बाद कौन बनेगा, इसे कहा जाता है लाइन ऑफ सक्सेशन। तो लाइन ऑफ सक्सेशन भी जो है ना ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। ये लाइन ऑफ सक्सेशन वाला पॉइंट समझ आ रहा है आप सबको स्टूडेंट्स? मुझे बता दीजिएगा, लेट मी नो। अलीजा, अरीबा, बशारत, फसी, कायनात, रिमशा, शगुफ्ता, शाहिर, सदीक, सुभान, सुल्तान, अरूज एंड जितने भी और कैंडिडेट्स हैं, सबको समझ आ रहा है जी ये पॉइंट? ऑलराइट जी, ठीक है। उसके बाद जी क्या किया जाता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। किंग की पावर खत्म कर दी जाती है। पहले ना किंग ने सारे जजेस अपने मुताबिक रखे हुए थे, कोई भी किंग के अगेंस्ट नहीं था, कोई भी वर्डिक्ट पेश करता।
यहाँ पर जी जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर की जाती है और डिसाइड ये इस चीज को फाइनलाइज किया जाता है कि जो जजेस हैं ना तो वो पार्लियामेंट के अंडर होंगे ना ही वो किंग के अंडर होंगे। जजेस सुप्रीम होंगे, जजेस जो हैं इंडिपेंडेंट होंगे। ये इस चीज को डिसाइड किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, पार्लियामेंट अब इकोनॉमी सोशल और जितने स्फेयर्स हैं वो पार्लियामेंट ही उन्हें कंट्रोल करेगी। ठीक है, सो ये यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। सो यहाँ पर भी देखिए पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एस्टैब्लिश होती है। ठीक है, फर्दरमोर आप देखें तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एस्टैब्लिश होती है, मोनार्क की पावर जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट अप है जी प्रोटेस्टेंट रूल को सिक्योर किया जाता है। ये वही ऊपर वाले जो पॉइंट्स है मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखे हुए हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द रोल ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड किया जाता है जी पार्लियामेंट ही इकोनॉमिक सोशल और जितने भी स्फेयर्स हैं उन्हें पार्लियामेंट ही डील करेगी। नेक्स्ट है जी, ये वही नेक्स्ट वाला पॉइंट है, सिक्योरिंग द प्रोटेस्टेंट सक्सेशन। प्रोटेस्टेंट ही आगे गद्दी पर बैठेंगे, गद्दी नशीन होंगे एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम भी यहाँ पर आज देखें ब्रिटेन में यही पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे जी, दैट इज ऑल द फर्स्ट टॉपिक ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री, दैट इज ऑल द ओरिएंटेशन ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री। यहां तक अगर आपका कोई सवाल है तो यू श्योरली कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी राइट नाउ। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन राइट यस सर, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, एंड देन आई कैन पीसफुली एंड द क्लास। ये चीजें आपके साथ सब शेयर हो जाएंगी। आई वांट एवरीबॉडी टू राइट दिस। ठीक है, मैं चाहता हूं कि सारे जरा मुझे एक दफा यस लिख दीजिए ताकि मुझे इस चीज का पता चल जाए कि जो आपने मुझसे पढ़ा है वो सबको क्लियर है। सर वन क्वेश्चन। जी जी, सर ये जो आपके लेक्चर्स हैं ये रिकॉर्डेड होंगे और ये हमारी गूगल क्लास पर अपलोड होंगे? बिल्कुल रिकॉर्डेड होंगे एंड रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं आपकी गूगल क्लासरूम पर, नोट्स किताबें एमसीक्यूज बैंक सारा कुछ आपकी गूगल क्लासरूम पर अपलोडेड हो जाएगा। ठीक है, आपके और सर एमसीक्यू बैंक में आपने कितने इयर्स कवर किए हैं? सॉरी एमसीक्यू बैंक में आपने कितने पास पेपर्स के इयर्स कवर किए? बेटा वो सिर्फ पास पेपर्स को कवर नहीं किया हुआ, वो आपके 500-600 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, और उनमें से ही पेपर आते होते हैं, तो हमने पास पेपर्स को सिर्फ कवर नहीं किया, हमने उससे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की चीज कवर की है। ठीक है, तो आप वो कर लेंगे पांच। राइट। आपके ब्रिटिश हिस्ट्री में करीबन कोई 18-19 एमसी, आप 18-19 एमसीक्यूज के ले जाएंगे ना। आपको पता है जो बच्चा तैयारी नहीं करके जाता है एमसीक्यूज की, उसके 5-6 एमसीक्यूज में नंबर आते हैं, चले 10 भी आ जाते हैं। आपके 18-19 अगर एमसीक्यूज में 20 भी आ गए अगर फॉर एग्जाम्पल आते हैं अब तो बच्चों के, आप उससे 10 नंबर आगे चले जाएंगे। आपको पता है फर्स्ट पोजीशन में और 20वीं पोजीशन में 10 नंबरों का ही फर्क होता है। तो देखिए एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट, तो आपको वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, अच्छा जी डिसेंटर्स और अच्छा डिसेंटर पता है फंसी पेटा किन्हें कहा जाता है? डिसेंटर कहा जाता है जो इख्तलाफ करते हैं। ठीक है, अब डिसेंटर्स अलग हो सकते हैं। अब जब यहां पर किंग प्रोटेस्टेंट था, अब आप सबने मुझे बताना है किंग कैथोलिक था, तो डिसेंटर्स क्या हम प्रोटेस्टेंट्स को कह सकते हैं क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स इख्तलाफ कर रहे थे? मुझे बताइएगा। अब जब यहां पर हिंदुओं का रूल था या गोरों का रूल था और मुसलमान उनसे इख्तलाफ कर रहे थे, तो क्या हम मुसलमानों को डिसेंटर्स कह सकते हैं? बिल्कुल कहा जाता था जी हमें डिसेंटर्स ही। ठीक है, तो डिसेंटर्स उसे कहा जाता है जो इख्तलाफ करता है। ठीक है जी, ऑलराइट जी, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप टू सी यू इन द सेशन व्हेन विल स्टार्ट द सेशन। आपकी जो क्लासेस हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो होंगी जी 6 PM ऑनवर्ड्स। ठीक है, सॉरी 4 PM ऑनवर्ड्स आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, बिल्कुल ये बड़ा इजी सा टॉपिक है। ठीक है, और आपको इसमें हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, मेरे भी हैंड रिटन नोट्स होंगे, मेरे कुछ स्टूडेंट्स के भी होंगे, वन लाइनर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आपकी कोई भी तैयारी में हमें लूप होल छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो आपकी क्लासेस जो होंगी वो आपकी 3 to 4 डेज अ वीक होंगी। ठीक है, थर्सडे को क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को इंशाल्लाह क्लासेस होंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स आपकी क्लास 4 PM ऑनवर्ड्स कंडक्ट की जाएगी। दूसरी चीज एंड द थर्ड पॉइंट इज दिस कि आपके मॉक्स वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे, आपकी गूगल क्लासरूम पर सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप अगर एब्सेंट करेंगे आपका एक कोई कम्युनिटी ग्रुप वगैरह बन जाएगा, एब्सेंट करेंगे आपसे एक एक एब्सेंट की आपकी जो है अटेंडेंस मार्क की जाएगी, याद रखिएगा। एंड उसी अटेंडेंस की बेस पर अगर कोई एब्सेंट होता है तो आपसे रिपोर्ट तलब की जाएगी ताकि वी वांट एवरीबॉडी टू एक्सेल एंड उसी चीज पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शगुफ्ता, और you can leave your reviews to Sir Usman about the session and I'll see you in the session. God bless you जी, मंडे से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा 28 जुलाई से। God bless you वो जी। पंजाबी का सेशन का लिंक नहीं आया। जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा वो पंजाबी का सेशन उन्होंने कहा था अभी 10 बजे होना है, उस्मान साहब ने, सर उस्मान, वो लिंक Alright, नहीं आया। अगर
आई एम एंडिंग द क्लास। वो आजकल जरा M4 M6 हाईवे में बिजी हुए हैं, तो वो माइट बी बिजी देयर। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। आपको रिकॉर्डिंग्स इसकी प्रोवाइड कर दी जाएंगी और इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग होगी। गॉड ब्लेस यू जी।